नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल इंस्टा मिलियनर के सारे एपिसोड आपके लिए ओरिजिनल आवाज में प्रस्तुत हैं। जैसा कि आपको पता है कि कॉपीराइट के चलते वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, तो आप सभी वीडियो में स्पीड को कम और ज्यादा करने के बाद सुने। आपको रियल वॉइस मिलेंगी। अगर आप किसी भी तरह की सुझाव या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस स्क्रीन रिकॉर्ड में जैसा बताया हुआ है ऐसा ही करें। सेटिंग ओपन करें और प्लेबैक स्पीड को अपनी अपनी इच्छा से ओरिजिनल आवाज में फिक्स करें और कहानी का आनंद लीजिए। है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद चौधरी क्रिएशन, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभारी रहेगा। जब हिमांशी अपनी दादी के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसने लकी और पूजा को अपने पास बुला लिया। बाकी लोगों की नजर जब लकी के ऊपर पड़ी तो वो उसे शक की नजरों से देखने लगे थे। फिर पूजा ने कहा कि वो एक गरीब छात्र है और हिमांशी उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ लेकर आई थी। तब उन्हें समझ में आया, लेकिन हिमांशी ने पूजा की बात को मजाक बताते हुए लकी को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था, जिस वजह से दादी समेत परिवार के बाकी लोग नाराज हुए थे। लेकिन हिमांशी अपनी बातों से पीछे हटने वाली नहीं थी। जब सुभद्रा ने हिमांशी की बात सुनी तो वो पीछे की तरफ घूमकर उसे देखने लगी। हिमांशी सबके सामने उसकी कही बात को मानने से इनकार कर रही थी और उसके परिवार में ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। अगर किसी ने ये किया होता तो अभी तक तो सुभद्रा बौखला चुकी होती, लेकिन क्योंकि हिमांशी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो अभी तक चुप थी। भले ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे बाहर नहीं दिखा रही थी। हिमांशी बेटा, तुम्हें बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो बेटा। ज्यादा से ज्यादा हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो अपने घर में या कंपनी में हम इसे कोई नौकरी दिलवा देंगे। इससे ज्यादा हम इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते बेटा, समझो बात को। ठीक इसी वक्त उसकी माँ सुमन ने बीच में बात संभालने के लिए हिमांशी को समझाते हुए कहा, सुभद्रा को नाराज करना इस परिवार में बहुत खतरनाक बात थी। मुझे माफ कर देना दादी। लेकिन हिमांशी अभी भी सुभद्रा की बात मानने के लिए राजी नहीं थी। तुम? सुभद्रा ने हिमांशी की तरफ घूरते हुए देखा। आज बहुत सालों बाद उन्हें इतना गुस्सा आया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिमांशी भी डगमगाई आंखों से उनकी आंखों में नहीं देख रही थी तो सुभद्रा के खुद के शब्द खत्म हो गए। बहुत अच्छी बेटी पैदा की है तुमने, शाबाश। सुभद्रा ने गुस्से में कुसुम की तरफ देखते हुए कहा, हिमांशी तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर अब ये बदतमीजी कहां से सीख रही हो तुम? कुसुम ने हिमांशी के ऊपर चढ़ते हुए कहा। हिमांशी के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी दादी और वहां खड़े बाकी लोग ये देख रहे थे कि लकी ने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि लकी इंसान कैसा था और ना ही कोई उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हिमांशी ने पहले से ही ये बात अपने दिल में ठान ली थी कि वो किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो सिर्फ उसके परिवार के लिए पैसा कमाने की मशीन बनकर रह जाए, बल्कि वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करेगी जिसे वो दिल से पसंद करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपनी दादी को उल्टे मुंह जवाब दे सको? हमारे परिवार का दामाद क्या कभी ऐसे कपड़े पहनेगा, इस तरह रहेगा? हरगिज़ नहीं। हिमांशी, भले ही दादी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी जिद लेकर बैठ जाओगी। सब लोगों ने हिमांशी को डांटना और ताना मारना शुरू कर दिया था। वो उसकी जिंदगी में सालों से यही करते आ रहे थे। वैसे भी हिमांशी को इतना ऊपर उठता हुआ देखकर वो लोग बेजान हो जा रहे थे, इसलिए आज उन्हें अपनी सारी भड़ास निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी इंसान में सिर्फ उसके कपड़े देखने चाहिए। हो सकता है कि वो दिखाना ना चाहता हो, लेकिन उसमें उसके परिवार में कोई बात हो। मुझे लगता है कि हिमांशी एक समझदार लड़की है। उसके कुछ रिश्तेदार जो उसे पसंद करते थे उन्होंने उसका बचाव करना शुरू कर दिया। उसमें से एक आदमी लकी के पास आया और बोला, लकी यही नाम है ना? अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा परिवार क्या करता है? जब लकी ने हिमांशी को अपने घर वालों से इस तरह के ताने सुनते हुए देखा तो वो खुद भी थोड़ा परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हिमांशी इतनी बातें सुने। उसे एक बार के लिए तो लगा कि उसे बता देना चाहिए कि उसका घर कहाँ था और उसका परिवार क्या काम करता था, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके परिवार के सामने हिमांशी का परिवार कुछ नहीं था। इससे पहले कि वो उस आदमी के सवाल का कुछ जवाब दे पाता, पीछे से हिमांशी ने आकर कहा, अरे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और बहुत ही आम घर से आता है, इसका परिवार भी बहुत ही आम काम करता है। हिमांशी ने लकी की तरफ से सफाई देते हुए कहा। वो खुद भी जानती थी कि लकी के परिवार के मुकाबले में हिमांशी का परिवार कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि लकी के परिवार को एक आम परिवार बताना अपने आप में एक बड़ा मजाक था। उसे डर लग रहा था कि कहीं बाकी लोग इस बात पर लकी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। उफ भाई माफ करना, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। उस आदमी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। उसने देखा कि यहाँ तो सच में हाल बदल गए थे। लकी वो नहीं था जो वो सोच रहा था। इसके अलावा वो आदमी कह भी कह सकता था। इधर सुभद्रा ने भी एक राहत की सांस ली। उन्हें दिख रहा था कि आज तो हिमांशी को ज्यादा ही इज्जत कर रही थी। ये हमारा बंगला है। ठीक इसी वक्त एक आदमी की बाहर दरवाजे से आवाज आई। क्योंकि आंगन में शोर नहीं हो रहा था इसलिए उस आदमी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जो बाकी लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया वो शिवम की आवाज थी। शिवम हिमांशी का कजन था और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ अंदर की ओर आ रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिंपल थी। अरे ये हो क्या रहा है? शिवम ने आगे आते हुए पूछा। उसकी बहन शिवानी तुरंत उसके पास आई और अभी यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में उसने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। तब जाकर शिवम को समझ आया कि सब लोगों की आंखें लकी और हिमांशी के ऊपर क्यों टिकी हुई थी। उसने लकी की तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक जाग उठी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दादी आपको क्या पहले से मालूम नहीं था कि ये लड़का हिमांशी का बॉयफ्रेंड है? तो चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ। मैं इस लड़के को बहुत अच्छे से जानता हूँ। शिवम ने घमंड में लकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा। शिवम अच्छा होगा ना कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? हिमांशी जानती थी कि शिवम के मुंह से लकी के लिए कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला था और अब जब पहले से ही उसकी दादी और उसके घर वालों के सामने लकी का इंप्रेशन खराब हो गया था तो वो लकी की इमेज को और ज्यादा खराब नहीं होने देना चाहती थी। ठीक है तुम कहती हो तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरी ही बहन इस लड़के के लिए मुझे मारेगी। शिवम ने अपना मुंह बंद करते हुए कहा। नहीं बोलो तुम, क्या बात है? सुभद्रा ने कहा। हिमांशी से उनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही थी। ठीक है आप कहती हैं तो बताता हूँ। शिवम ने किसी आदर्श छात्र की तरह जवाब दिया और फिर हिमांशी की तरफ देखने लगा। भले ही वो कमजोर लग रही थी, लेकिन शिवम उसका असली रूप जानता था। देखो हिमांशी, दादी ने मुझे बताने के लिए बोला है, इसलिए अगर तुम्हें गुस्सा भी आया ना तो मुझे मारना मत, समझी ना? हिमांशी की आंखों में उसकी जो नफरत थी वो शिवम को निकलने के लिए उतार उठे जा रही थी, लेकिन हिमांशी कुछ कर नहीं सकती थी और इसलिए शिवम को बड़ा मजा आ रहा था। शिवम ने अपना गला साफ किया और फिर लकी की तरफ एक शैतानी मुस्कान के साथ देखने लगा। जैसे ही वो लकी को देखने के बाद घूमा तो सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाला एक गरीब सा स्टूडेंट है, खाना खाने के लिए साल में एक बार बाहर नहीं जा पाता।
डिंपल की वजह से शिवम को लकी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। इसका साल भर का जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है ना, एक ही है। ये सुबह उठकर इडली खाता है, फिर दोपहर में दाल चावल और शाम को कढ़ी और खिचड़ी। इसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी पहनता है, दूसरा जोड़ी सुखाता है। इसके पास अपने बालों को धोने के लिए शैम्पू खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए कपड़े धोते वक्त अपने बालों को धो लेता है। पिछले 5 सालों से एक ही फोन चला रहा है और अब अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर खिलाने के लिए किसी ठेले पे ले जाता है। सिवाय सड़क के किनारों के ये इसकी जिंदगी में और कहीं खाता भी नहीं है। शिवम लकी के बारे में और कुछ बोलता गया। डिंपल ने उसे लकी के बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ वो अपने रिश्तेदारों को बताया जा रहा था। वो जानता था कि ऐसी चीजें तो उसके परिवार में कोई इंसान सहन नहीं कर सकता था। जब जब शिवम लकी के बारे में कुछ नया बताता तो सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते। वैसे भी वो दुनिया के जिस दौर में रह रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना गरीब आखिर कैसे हो सकता था। डिंपल ने जब शिवम के मुंह से लकी की इतनी तारीफ सुनी तो वो खुश हो गई थी। आज आखिरकार हिमांशी के परिवार के सामने लकी के कपड़े खुलते जा रहे थे और ये देखकर डिंपल को काफी सुकून मिल रहा था। पहले तो उसने यही सोचा कि शिवम के बर्थडे पर जो कुछ हुआ उसके बाद वो लकी को छोड़ देगी, लेकिन लकी था कि उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। डिंपल को लग रहा था कि लकी ने हिमांशी का भी ब्रेन वॉश किया है जैसा उसने उसका किया था। लेकिन अब तो अगर हिमांशी खुद भी लकी के पास आती तो भी लकी के पास इस परिवार का सदस्य बनने का कोई चांस नहीं था। हिमांशी का परिवार कभी लकी को एक्सेप्ट नहीं करता और जब उन्हें पता चलता कि वो हिमांशी से उसके पैसों के लिए प्यार कर रहा था तब तो उसे वो लात मारकर बाहर निकाल देते। जब डिंपल ने लकी को इतने सारे लोगों से घिरा हुआ देखा तो डिंपल को लकी के ऊपर दया भी आ रही थी और हंसी भी, लेकिन उसने लकी की तरफ उफ तक नहीं कहा, बल्कि उसे तो इस बात की खुशी हो रही थी कि उसका बदला पूरा हो गया था। लकी, कितने भोले हो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरी जगह हिमांशी को फंसा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान बन जाएगी? तुम्हें पता नहीं है बेटे, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारा तो ये लोग आज ही रन कर देंगे। डिंपल ने अपने आप से कहा। इधर जब सुभद्रा ने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने जोर से एक सांस ली। इस वक्त उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उस गुस्से को देखकर कोई भी आदमी डर सकता था। उन्हें देखकर हर किसी को थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा था। अगर वो इस तरह से हिमांशी की तरफ नहीं बल्कि किसी और की तरफ देख रही होती तो शायद वो आदमी सुभद्रा के सामने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करना शुरू कर चुका होता। मैंने नहीं सोचा था कि इतना गरीब है, इसे तो आम आदमी भी नहीं कहा जा सकता। उसके हाल भी इससे तो काफी बेहतर ही है, लेकिन फिर भी इसकी हमारे परिवार में आने की हिम्मत कैसे हुई यार? अच्छा वो जो शिवम को इसके बारे में इतना सब कुछ मालूम है, वरना ना जाने क्या हो जाता। वैसे शिवम तुम्हें इसके बारे में इतना सब कैसे पता चला? एक आदमी ने शिवम से पूछा। क्योंकि पहले इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बस बात इतनी है। शिवम ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना कहा उसके बाद वो डिंपल की तरफ देखने लगा। डिंपल खुद भी शिवम की तरफ बढ़ने लगी थी और इधर दूसरी तरफ शिवानी शिवम की पीठ थपथपा रही थी। दादी, इसका नाम है डिंपल, मेरी गर्लफ्रेंड है। शिवम ने डिंपल को अपनी दादी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। नमस्ते दादी। डिंपल ने सुभद्रा के पैर छुए और कहा, क्या बात है कि लड़की तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की हीरोइन है, काफी सुंदर है। शिवम की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। सब लोगों ने फिर से आपस में बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन लकी इधर डिंपल के पास ही खड़ा था और वो देख रहा था कि सब लोगों ने डिंपल को एक बार भी एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि वही लोग अभी भी लकी को गालियां दिए जा रहे थे। डिंपल को यही लग रहा था कि उसने लकी का साथ छोड़कर अच्छा किया था। वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी दूर पहुंच जाएगी जहां से लकी उसे देख तक नहीं पाएगा। जो बेइज्जती उसकी लकी की वजह से होती रहती थी, आज डिंपल उसी का हिसाब चुका कर रही थी। लेकिन शिवम ने उसे जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद वो बोल रही थी कि गेम पलट भी सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवम का परिवार डिंपल को अपना लेता या वो उसका भी वही हाल करते जो उन्होंने लकी का किया था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हिमांशी ने सबके सामने ये कबूल कर लिया था कि लकी उसका बॉयफ्रेंड था। सुभद्रा उसे अपनी जिद छोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन हिमांशी उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। तभी शिवम भी अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल को लेकर वहां पहुंच गया था और उसने जैसे ही लकी और हिमांशी को अपने साथ देखा तो उसने लकी का सारा कच्चा चिट्टा सब लोगों के सामने खोल कर रख दिया था। इधर जब डिंपल को शिवम ने सबसे मिलवाया तो उनके मन में वही सवाल फिर से उठने लगा था जो उनके मन में लकी के लिए उठ रहे थे। ये लड़की अगर पहले ही लकी की गर्लफ्रेंड थी तो कहीं ये खुद भी उसी की तरह तो नहीं है? अब इसका परिवार क्या काम करता होगा भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इसी की तरह गरीब है और ये हमारे परिवार में सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि एक बार में उनके जीवन की नैया पार हो जाए? बराबर यही है ना? वैसे किसी भी सुंदर लड़की को ढूंढ लेना काफी आसान होता है, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा ना हो ना तो वो अपने साथ पूरे परिवार को लेकर डूब सकती है। फिर किसी वक्त शिवम अपनी दादी के कहे हुए शब्दों का मतलब समझ गया था। जहां तक बात डिंपल की थी तो वो खुद भी डिंपल से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा था, वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो यहाँ आएगा तो इस तरह की गड़बड़ हो जाएगी। दादी वो मैं। शिवम अभी अपनी दादी को सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक इसी वक्त उसकी दादी की आंखें और ज्यादा दिखी हो गई थी। उन्हें देखकर शिवम को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उसके अंदर तक उतर आई थी और उसके दिल में छेद की जा रही थी। शिवम को डर लगना शुरू हो गया था, इसलिए उसे इस वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेना जरूरी था, वरना वो अपनी दादी की नजरों में बनी हुई सारी इज्जत और प्यार को खो सकता था। दादी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही केयरलेस इंसान हूं। मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि अगर ये लड़की उस लड़के के साथ में थी तो इसका मतलब ये एक अच्छी लड़की नहीं हो सकती। लेकिन बात ये है ना दादी कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा वक्त इसके साथ नहीं रह सकता और इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से इसके साथ नहीं हूं और ना ही मैं इसे अभी पूरी तरह से समझ पाया हूं। ये बात सच है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं इसे शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं और ना ही इसे अपने परिवार में शामिल करने के बारे में सोच रहा हूं, समझिए ना? शिवम की बात करने का लहजा अचानक ही बदल चुका था। वो बात सुभद्रा से कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकी सब लोगों के सामने अपनी इमेज साफ करने की कोशिश कर रहा था। शिवम पर उसकी बात सुनकर डिंपल के होश उड़ गए थे। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। जिस तरह से शिवम ने उसका हाथ एक झटके में छोड़ दिया था उसकी डिंपल ने कभी उम्मीद नहीं की थी। और कुछ दिनों पहले ही शिवम से जिस मिठास में बात कर रहा था उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए एक पैर पर खड़ा हो गया था। लेकिन अब शिवम की जुबान किसी तीखी छुरी की तरह तेज हो गई थी और उसने डिंपल के सपनों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। चलो अब हमारे बीच कुछ नहीं है, निकलो, तुम यहाँ से जा सकती हो और आज के बाद ना मुझे फोन करने के बारे में सोचना मत, निकलो यहाँ से, निकलो। शिवम ने डिंपल से सीधे शब्दों में कहा। उसने न सिर्फ अपने शब्दों में बल्कि अपने दिल से भी डिंपल को निकालकर दूर कर दिया था। भले ही वो पूरी तरह से डिंपल का इस्तेमाल नहीं कर पाया और आज जो हालात बने उसके बाद उसके लिए डिंपल के साथ एक पल के लिए भी रह पाना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन शिवम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से शादी करने वाले हो। डिंपल ने घबराते हुए शिवम का हाथ पकड़ा और बोली। शिवम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिंपल उसका हाथ छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही थी। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि शिवम से एक लड़की भी नहीं संभाली जा रही थी। वो समझ गया था कि आज उसकी इज्जत का फालतू होने वाला था। बाहर निकल जा, निकल। शिवम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर चिल्लाते हुए डिंपल को धक्का दे दिया। उसने आगे कहा, मैं तेरे पीछे आया गया तो खुद ही मेरे पास चलकर पैसे मांगने आई थी ना, अब और क्या चाहिए? मुझे ब्लेम करने से अच्छा ना कि तू अपने आप को और अपनी कंडीशन को ब्लेम कर। चल आंधा हूं कि बोल दिया होगा कि तुझसे शादी करूंगा तो क्या सच में करूंगा? तुझे ये लगा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रही ना काफी दिनों तक, इसलिए ये ले चुपचाप 1 लाख रुपए पकड़ और निकल यहाँ से। और आज की बात ना मेरे आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, समझी? निकल। शिवम ने इतना कहा फिर अपने फोन से डिंपल के हाथ में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके उसे स्क्रीनशॉट भेज दिया।
डिम्पल भी समझ गई थी कि अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब इतनी फजीहत हो ही गई थी तो उसने सोचा कि पैसा ले लेना ही ठीक था। इसलिए उसने अपना फोन चेक किया और फिर अपने कपड़े ठीक किए और बिना किसी की तरफ देखे वो चुपचाप वहां से निकल गई। दादी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब आप मुझे चाहे ना जो सजा दे दो, लेकिन बस मुझे ऐसे ही मत जाने दो ना दादी। शिवम आकर सुभद्रा के पैरों में गिर पड़ा। ये बात अच्छी है कि तुमने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया शिवम, इसलिए ठीक है, सजा की कोई जरूरत नहीं। सुभद्रा ने धीरे से कहा। शिवम ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। आखिरकार वो काफी शांत महसूस कर रहा था। और हिमांशी तुमने क्या सोचा है बताओ? सुभद्रा ने फिर से हिमांशी की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से शिवम ने अपनी गलती को सबके सामने मान लिया था और उसके लिए माफी भी मांगी थी, उसी तरह से हिमांशी भी अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेगी। अगर वो अभी भी अपनी गलती मान लेती तो शायद सुभद्रा उसे माफ कर देती। आई एम सॉरी दादी। हिमांशी ने ये कहते हुए अपनी दादी से नजरें तो नहीं मिलाई, लेकिन उसने बहुत धीरे से कहा। वो किसी भी हाल में और किसी के लिए भी लकी को नहीं छोड़ना चाहती थी। सुभद्रा का शरीर थोड़ा सा कांप गया। हिमांशी फिर से उसकी कही बात को लांघ रही थी और इस बात से उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। कुछ एक लोग उन्हें शांत करवाने के लिए आगे भी आ रहे थे, लेकिन उसने उन सबको पीछे कर दिया। ठीक इसी वक्त शिवम गुस्से में लकी की तरफ बढ़ा और उसे धक्का देते हुए बोला, साले शर्म नहीं आ रही तुझे? आज तेरी वजह से मेरी दादी को कितना गुस्सा आ रहा है, तू यहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। फटी सा कहीं का। शिवम ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन लकी को वो हिला भी नहीं पा रहा था। उल्टा लकी उसे गुस्से से देख रहा था। उसकी धड़कती आंख देखने के बाद एक पल के लिए खुद शिवम भी डर गया। लकी चाहता था एक झटके में शिवम को नीचे गिरा सकता था, लेकिन वो उसे गिराकर उसके परिवार वालों के सामने उसकी इज्जत नहीं गिराना चाहता था। शिवम उसे हाथ कैसे लगाया? दूर रहो उसे। तब तक हिमांशी उन दोनों के बीच आ गई थी और उसने शिवम को लकी से दूर करके लकी को गले लगा दिया था। तुम ठीक हो लकी? ठीक हो तुम? लकी ने हाँ में गर्दन हिलाई और हिमांशी को अपने से दूर कर दिया। ये ऐसा क्यों कर रही है? वो देखो दादी भी चली गई। ये किस तरह की उल्टी हरकत करने लगी है? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? बाकी सब लोग भी हिमांशी के इस बर्ताव से परेशान थे। इधर लकी भी हिमांशी से अलग होकर वहां से निकल गया। वो सिर्फ हिमांशी के लिए हल्का था और उसकी दादी को जाता देखने के बाद उसे लग रहा था कि उसका एक पल भी यहाँ खड़ा रहना हिमांशी को नुकसान कर रहा था। लकी सुनो तो। हिमांशी लकी के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन लकी तेज कदमों से आगे की तरफ निकलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब लकी दरवाजे से बाहर आ रहा था, तब तक हिमांशी भी उसके साथ आ गई। लकी मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि हिमांशी अपनी बात पूरी तरह खत्म कर पाती, उससे पहले एक जोरदार आवाज दोनों के कान में गूंजी। निकल जाओ यहाँ से, हमारे परिवार की पार्टी हो रही है। मेरा बंगला है ये। तुझे क्या लगता है ये कोई बगीचा है जो तू यहाँ घूमने आया हुआ है? आज तो तू अंदर आ गया था, लेकिन आज के बाद इस सड़क पर भटकते हुए नजर भी मत आना मुझे। सुभद्रा ने दरवाजे के पास आकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उनका मन तो हिमांशी को पूरी तरह से लताड़ने का कर रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती थी। हिमांशी उनके परिवार की एक बहुत जरूरी सदस्य थी और ऐसे में वो उसके ऊपर उस तरह से गुस्सा नहीं हो सकती थी। तब तक वहां और रिश्तेदार जमा हो गए थे। लकी भी शिवम से लड़ने और इतनी तेजी से दरवाजे की तरफ आते हुए हांफने लगा था और हांफते उसे खांसी आनी शुरू हो गई। हिमांशी को अपनी दादी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी तरफ देखती, इतने में लकी ने खांसना शुरू कर दिया। हिमांशी उसकी पीठ से हिलाने लगी। ये तो गरीब के साथ साथ बीमार भी है भाई। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसकी जिस तरह की हालत है ना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा भी रह पाएगा। अंदर ले जाओ इसे। सुभद्रा ने गुस्से में हिमांशी की तरफ देखा और फिर जोर से चिल्लाते हुए अंदर चली गई। ठीक इसी वक्त नौकरों ने वहां पर सारी कुर्सियां हटानी शुरू कर दी और टेबल पर वाइन और स्नैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद उन लोगों ने 3 लंबी टेबल को जोड़कर एक बना दिया, जिस पर बैठकर सब लोग खाना खाने वाले थे। हिमांशी के परिवार के सब लोग अपनी अपनी हैसियत और ओहदे के हिसाब से वहां पर जाकर बैठे थे। तब तक सुभद्रा के दोनों बेटे भी घर पर आ गए थे। हिमांशी के पिता यशवंत और शिवम के पिता तेजेंद्र खाना लगने से पहले ही पहुंच चुके थे। सब लोग टेबल पर बैठ गए और आपस में बात करने लगे, लेकिन असल में वो सब यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए थे। यशवंत अपनी बीवी कुसुम और अपनी बेटी हिमांशी के पास आ गए थे। उन्होंने दूर खड़े लकी को तो देख लिया था, लेकिन वो उसमें और हिमांशी में कोई कनेक्शन नहीं देख पा रहे थे। 2 साल से टेबल पर बैठने का जो अरेंजमेंट चल रहा था, उसके हिसाब से यशवंत, उसकी बीवी और उसकी बेटी हिमांशी सुभद्रा के बाएं हाथ की तरफ लगी कुर्सियों पर बैठने वाले थे। 2 साल से टेबल पर बैठने का जो अरेंजमेंट चल रहा था, उसके हिसाब से यशवंत, उसकी बीवी और उसकी बेटी हिमांशी सुभद्रा के बाएं हाथ की तरफ लगी कुर्सियों पर बैठने वाले थे। मां, यशवंत ने सुभद्रा के पैर छूते हुए कहा और फिर वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ बैठ नहीं वाला था, लेकिन उसे अपने दिल में काफी अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि सुभद्रा थोड़ी नाराज थी क्योंकि उन्होंने यशवंत से कोई बात नहीं की थी। बैठने में इतनी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। सुभद्रा ने बिना यशवंत की ओर देखते हुए ठंडे सुर में कहा, ओह अच्छा। यशवंत, जो कि कुर्सी पर लगभग बैठ ही चुका था, उसने फिर से अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, आज यहाँ हमारे मेहमान आए हुए हैं, तुम अपने परिवार के साथ उधर पीछे की तरफ जाकर क्यों नहीं बैठ जाते हो? उधर चले जाओ। सुभद्रा ने शिवानी और शीतल की तरफ देखते हुए कहा, जो उनके सीधे हाथ पर लगी कुर्सी में तीसरे और चौथे नंबर पर बैठे थे। शिवानी, शीतल के साथ इधर आकर क्यों नहीं बैठती हो? सुभद्रा ने कहा। जी दादी। शिवानी ने बड़े प्यार से जवाब दिया और फिर शीतल का हाथ थामकर वो यशवंत की कुर्सी की तरफ चली गई और धीरे से खांसते हुए बोली, ताऊ जी क्या आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे? यशवंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, लेकिन फिर भी वो खड़का पड़ा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए शिवानी और शीतल के लिए जगह बना दी। फिर यशवंत, कुसुम और हिमांशी को लेकर पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो लोग थोड़ी पीछे लगी सीट पर बैठने वाले थे, तभी हिमांशी की नजर लकी को ढूंढने लगी। उसने देखा कि लकी थोड़ा सा दूर खड़ा था। अरे लकी आओ ना। हिमांशी ने लकी को इशारा किया और फिर धीरे से कहा। इधर यशवंत ये देखकर चौंक गया था कि हिमांशी उस वेटर जैसे दिखने वाले लड़के को खाना खाने के लिए क्यों बुला रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसके पास आता या फिर कोई बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सुमित सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी शिवम से लड़ने के बाद वहां से जाने लगा था, लेकिन हिमांशी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। इतने में सुभद्रा भी उनके पास आई और जब उन्होंने देखा कि लकी की तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने उसे खाने के लिए अंदर बुला लिया। लेकिन सुभद्रा का मन खराब था और इसकी वजह से उन्होंने हिमांशी के पिता और उसके पूरे परिवार को आज अपने से दूर बिठा दिया था। जैसे ही हिमांशी टेबल पर बैठने को थी, इतने में उसने लकी को भी इशारे से अपने पास बुला लिया। ये कौन है? यशवंत ने पूछा। ये इससे पहले कि हिमांशी उसकी बात का जवाब दे पाती, बीच में कुसुम ने बात संभाल ली और उसने धीरे से न सिर्फ यशवंत को लकी के बारे में बताया, बल्कि आज यहाँ पर सबके बीच क्या हुआ वो भी सुना दिया। जब यशवंत ने कुसुम की बात सुनी तो वो तुरंत हिमांशी की तरफ गुस्से में घूर कर देखने लगा। तुमने बहुत गलत किया हिमांशी, अब जल्दी से जल्दी इस लड़की को खाना खिलाकर यहाँ से रवाना करो और उसके बाद जाओ दादी से जाकर माफी मांगो। आज के बाद कभी ऐसी गलती मत करना, समझी? यशवंत ने कहा। वो जानता था कि अगर हिमांशी ने उसके किए के लिए माफी नहीं मांगी तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता था। इस दौरान नौकरों ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। यशवंत को अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सबके सामने हिमांशी के ऊपर गुस्सा निकालना नहीं चाह रहा था। जब सब लोग चले जाते उसके बाद वो उससे इस बारे में बात करने वाला था। इधर जब यशवंत ने देखा कि सुभद्रा के पास उसके नहीं बल्कि उसके भाई के परिवार के सारे लोग बैठे हुए थे और सुभद्रा अपने नई जमाई से काफी खुश नजर आ रही थी, तो यशवंत की जलन और ज्यादा बढ़ने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करके बैठा हुआ था। मुझे माफ कर देना, मैं अपने परिवार वालों की तरफ से माफी मांगती हूं तुमसे, सॉरी। हिमांशी ने धीरे से पास में बैठे लकी के कान में कहा। अब उसे एहसास हो रहा था कि उस शाम तालाब के किनारे उसकी मति मारी गई थी।
जो उसने लकी को अपने साथ इस गैदरिंग में लाने का फैसला किया। इतने दिनों के बाद जब उसने लकी को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो चाहती थी कि वो उसके साथ और ज्यादा वक्त बिताए। वहीं दूसरी तरफ लकी खुद भी हिमांशी की जिद के आगे ज्यादा टिक नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर इतना सब होने के बाद लकी का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसे देखकर हिमांशी को और ज्यादा डर लगने लगा था। क्या बात है, तुम्हारा गला ठीक है? तुम्हारी आंखें ठीक नहीं लग गई? नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है क्या? लकी ने बहुत देर बाद कुछ कहा था। वो चाहता तो कब का यहाँ से उठकर चला जाता, लेकिन जब हिमांशी उसके लिए अपनी दादी तक से लड़ने के लिए तैयार थी तो वो उसे उसके रिश्तेदारों और उसकी दादी के सामने कमजोर नहीं करना चाहता था। बाकी सब ठीक था, लेकिन उसे गले में थोड़ी खुजली होनी शुरू हो गई थी। हेलो प्लीज, एक गिलास गर्म पानी ला दीजिए। हिमांशी ने तुरंत ही एक नौकर को इशारा करते हुए कहा। तुम खुद भी जाकर ले सकती हो हिमांशी। उधर से सुभद्रा ने ठंडे से सुर में हिमांशी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। वो नौकर जाने को ही था, लेकिन सुभद्रा की बात सुनकर वो खुद एक बार के लिए रुक गया था। सुभद्रा भी कहने के बाद फिर से सुमन और बाकी लोगों से बात करने लगी थी। अब हिमांशी को अपनी दादी के ऊपर गुस्सा आने लगा था और वो उन्हें कड़वी निगाहों से देखे जा रही थी। उसकी दादी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिमांशी के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी। इससे पहले तो आज तक उसकी दादी खुद हिमांशी के लिए अपनी तरफ से खाने की टेबल पर अलग अलग चीजें मंगाती थी, लेकिन आज उसने देखा कि दादी उससे काम करने के लिए कह रही थी। चलो मेरे साथ, तुम्हें थोड़ा गर्म पानी पिला देती हूँ। मेरी दादी के पास एक बढ़िया चाय भी है, मैं तुम्हारे लिए वो बना देती हूँ। उसे पीने के बाद तुम्हें और थोड़ा आराम मिल जाएगा। हिमांशी ने कहा, फिर अपनी जगह से खड़ी होकर लकी को खड़े होने में उसकी मदद करने लगी। वो लकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पानी पिलाने के लिए ले ही जा रही थी कि इतने में उसके पिता ने कहा, हिमांशी नीचे बैठ जाओ। उसके पिता की आवाज भले ही तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें जो गुस्सा था वो लकी को साफ सुनाई दे रहा था। उनकी आवाज सुनकर ही लकी का दिल कांपने लगा। लकी हिमांशी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, यही बैठो, मैं चला जाऊंगा। अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं लकी, वैसे भी पानी कहां से लेना है, गर्म कहां करना है, इसके बारे में तुम्हें कहां से मालूम होगा? तो तुम उल्टा परेशान हो जाओगे, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। हिमांशी लकी से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसने उसके पिता की बात ही नहीं सुनी। आज भले ही सारा परिवार हिमांशी के खिलाफ खड़ा था, लेकिन इस बात से हिमांशी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो तो उन लोगों को ये बात दिखाना चाहती थी कि वो उनके खिलाफ जा रही थी। धीरे धीरे लकी, हिमांशी ने लकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सब लोगों की नजर में आते हुए हिमांशी और लकी एक दूसरे के साथ घर के अंदर रसोई में जाने लगे। सुभद्रा को आज इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने घर के बच्चों को इतनी आजादी क्यों दी थी। वो जानती थी कि बचपन में उसके साथ जो हुआ और उसकी शादी जो अचानक से किसी घर में तय कर दी गई थी, वो अपने बच्चों और अपने पोतों के लिए वैसा नहीं चाहती थी। लेकिन उसके कदम का आज क्या अंजाम होने वाला था, इस बात का सुभद्रा तक को कोई अंदाजा नहीं था। भले ही उनके चेहरे पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हिमांशी से बुरी तरह से जल गई थी। जैसे ही हिमांशी उनके पास से निकली तो वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, बेवकूफ कहेंगे। सुभद्रा ने इसके बाद अपने परिवार वालों के हाल जानने शुरू कर दिए और बाकी सब लोग उनकी बात सुन रहे थे। सिर्फ शिवानी ही थी जो कि अपने फोन में लगी पड़ी थी। उसे मालूम नहीं था कि उसने अपने फोन में क्या देख लिया था, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो जोर से चिल्ला उठी, ये लड़की बिना बच्चे की बच्ची रहेगी। उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए हितेश की तरफ देखकर कहा। वो हितेश को धीरे धीरे काफी पसंद करने लगी थी और उन्हें शिवानी और हितेश की जोड़ी भी काफी अच्छी लग रही थी। उन्होंने हितेश की पीठ को थपथपाया और बोली, इसकी बातों पर ना ज्यादा ध्यान मत देना, ये लड़की बीच बीच में कभी कभी ऐसा ही कुछ करने लगती है। आप क्या कह रहे हो दादी? शिवानी ने हंसते हुए अपना मुंह बना लिया। फिर उसने अपना फोन टेबल पर रखा और बोली, आप लोग की न्यूज देखो, फिर आप भी ऐसे ही चलाओगे जैसे मैं चला रही हूँ। मिस्टर जेकब जो कि इटली में फरारी के प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। शिवानी ने सब लोगों को खबर पढ़ते हुए सुनाई। जब वो खबर सुना रही थी तो हितेश, सुभद्रा और बाकी लोगों से बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसमें लिखा था, वो इंडिया में किसी अनजान कस्टमर को ये गाड़ी देने के लिए खुद इटली से आए थे। इस गाड़ी को सामी ने खुद अपने लिए बनवाया था और इसमें उसके 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगे थे। बाप रे, ये तो बड़ी गजब खबर है। फरारी तो कोई नहीं खरीदता, इंडिया में भी ज्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो एक तो सचिन के पास है और बाकी तो मुझे याद नहीं है। सुभद्रा ने कहा, ये देखो दादी, इसमें लिखा है कि अब तक सिर्फ 14,628 फरारी ही बिक पाई अभी तक। हितेश ने अपने फोन में फरारी से जुड़े फैक्ट्स खोलकर सुभद्रा के सामने रख दिए। इससे न सिर्फ सुभद्रा को और ज्यादा झटका लगा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि चलो हितेश को काफी सारी चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज है। क्या बात है हितेश, तुम्हें तो कार के बारे में काफी कुछ पता है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए हितेश की तरफ देखकर कहा। वो जानती थी कि उसके इस कदम का उसकी दादी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला था, इसलिए वो उसे चमक भरी नजरों से देख रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या ना कि अभी थोड़े टाइम पहले ही खुद एक फरारी लेने की सोच रहा था, मैंने ले भी ली थी दरअसल, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, बस थोड़ा सा। हितेश ने तो ऐसे कहा जैसे उसके लिए फरारी खरीदना कपड़े खरीदने के बराबर है। क्या तुम्हारे पास फरारी है तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मुझे तो तुमने कभी अपनी फरारी दिखाई नहीं। पता है, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही दिल्ली में फरारी देखी थी, लेकिन मैं कभी उसके अंदर बैठ नहीं पाई। समझे हितेश, मुझे फरारी दिखाओ ना। शिवानी ने कहा और उसने हितेश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है शिवानी, मैं आज तो उसे यहाँ लेकर आया नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम उसमें बैठना चाहती हो और अगर अंकल का मन हो कि वो उसे चलाएं तो मैं उसे मंगवा सकता हूँ। हितेश ने बड़े प्यार से कहा। वो दिल्ली आया ही इसलिए था ताकि वो इन लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जमा सके और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी था। वो आज यहाँ से अपना रिश्ता फाइनल करके ही वापस अपने घर जाने वाला था। वैसे तो फरारी को उसने बैकअप में रखा हुआ था, लेकिन अब जब उसकी बात सामने आ ही गई थी तो हितेश पीछे नहीं हटना चाहता था। एक बार उसकी फरारी की लाइट इन लोगों के सामने चालू हो जाती तो उसके बाद हितेश को शिवानी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता था। क्या तुम सच में मंगवा सकते हो हितेश? तो फिर ठीक है, किसी को बोलकर ना गाड़ी यहाँ पर मंगवा लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कितनी महंगी गाड़ी को चलाने में ना कितना मजा आता है। वैसे भी फरारी तो दुनिया की सबसे शानदार गाड़ियों में से एक है। तेजेंद्र अपने जमाई की गाड़ी के दम पर अपने पूरे परिवार के सामने धाक जमाना चाहता था। उसे मालूम था कि उसके पूरे परिवार में किसी के पास फरारी नहीं थी। ऐसे में वो चाहता था कि जब वो सीट पर बैठे तो बाकी सारे लोग चल उठे। ठीक है, मैं मंगवाता हूँ, हितेश ने कहा। तुरंत अपने पीए को फोन लगाकर उसे गाड़ी यहाँ भिजवाने के लिए बोल दिया। जब सुभद्रा ने हितेश के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखा तो वो धीरे से हाँ में सिर हिलाने लगी थी। उसके सिर पर एक तरह का सुकून नजर आ रहा था और आंखें मुस्कुरा रही थी। सच में शिवानी ने अपने लिए बहुत अच्छा लड़का पसंद किया था। इधर खाना टेबल पर लगना शुरू हो चुका था। उस बड़ी टेबल के बीच में से आते हुए नौकरों के लिए खाना की थाली में लगाते जा रहा था। इधर हिमांशी लकी को कमरे से बाहर लेकर आने लगी थी। उसके हाथ में लकी के लिए एक चाय का कप भी था। लकी ने जब अंदर रसोई में गर्म पानी पिया तो उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। हिमांशी फिर से उसे अपने साथ लेकर लौटने आ रही थी और वो लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। बाकी लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। लकी को भी काफी भूख लग रही थी और उसने अपना प्लेट में रखा सलाद खाया। जैसे ही वो उसे खाने वाला था उसके सामने बैठे आदमी ने उसे घिन्न भरी नजरों से देखा और बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर तू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा तो तुम्हारा इंफेक्शन हमें लग सकता है। हाँ बेटो को बोलकर सामने के लिए अलग बर्तन में खाना सर्व करवाओ। इसकी प्लेट में जो चम्मच लगेगी ना वही अगर हमारी प्लेट में लगने लगी तो हम लोग तो बीमार हो जाएंगे। हिमांशी ने जब ये सब सुना तो उसे लकी के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये जानती थी कि ये सब लोग लकी को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं निकालना चाहती थी। सुनो लकी, तुम लोगों की चिंता मत करो, आराम से खाओ। तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं मंगवा देती हूँ। हिमांशी ने धीरे से कहा और लकी के पास उसकी चाय का कप रख दिया। लकी ने आगे खाना शुरू कर दिया और जब उसका पेट भर गया उसे पता नहीं चला। जब बाकी सब लोग खाते खाते बातें कर रहे थे तभी अचानक से लकी का फोन बजा और सभी लोगों की बातों में खलल पड़ गया। सब लोगों के पास महंगे फोन थे और ऐसे में किसी को भी इस तरह के रिंगटोन सुनने की आदत नहीं थी। लकी के भी हाथ गंदे थे इसलिए उसने फोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया।
हेलो लकी सर, सॉरी मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन आपने अपने लिए जो फरारी बनवाई थी ना वो दिल्ली आ गई है। आप कहाँ पर है सर? मैं गाड़ी वहीं भिजवा देता हूँ। उधर से शोरूम के मैनेजर ने कहा। ये सुनते ही आसपास बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। अब क्या होने वाला था जब लकी की फरारी इन सब लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबली ने सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी आकर हिमांशी के साथ खाना खाने के लिए बैठ चुका था, लेकिन बाकी लोग उसे बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे। किसी को भी उसका वहां रुकना 1 मिनट के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। उधर टेबल की दूसरी छोर पर शिवानी, हितेश और सुभद्रा फरारी के बारे में बात कर रहे थे। हितेश सबको इंप्रेस करने के लिए अपनी फरारी मुंबई से यहाँ बुला चुका था। जब लकी का खाना खत्म होने को था तभी उसके फोन पर कार के शोरूम के मैनेजर का फोन आ गया। उसकी गाड़ी बनकर तैयार हो गई थी और उसे डिलीवरी करवाने के लिए उसका पता पूछ रहा था। अच्छा गाड़ी आ गई है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी आपको थोड़ा पेमेंट और करना है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं न्यूज़ बैंक के मैनेजर को फोन करता हूँ, वो बचा हुआ पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? अरे सर शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, लेकिन जब आप बीमार हो गए थे ना और होटल ब्लू मून में आराम कर रहे थे तब रुस्तम जी ने आपका बचा हुआ पैसा हमें ट्रांसफर कर दिया था सर। उधर से शोरूम के मालिक ने कहा। ना तो लकी को इस बात का अंदाजा था और शायद राधिका की वजह से पहले ही परेशान होने के कारण रुस्तम ने उसे ये खबर नहीं दी थी। ओह अच्छा ऐसा है, चलिए ठीक है, तो फिर मैं दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप मुझे गाड़ी वहीं पर डिलीवर करवा दीजिए, ठीक है? लकी ने उसे आराम से बात करते हुए कहा। वो किसी से भी कुछ छुपाना नहीं चाहता था, वैसे भी उसे वहां बैठे हुए लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है सर, आप लोकेशन भेज दीजिए, हम लोग आपकी गाड़ी वहीं भिजवा देते हैं। उधर से शोरूम के मैनेजर ने कहा और फोन काट दिया। लकी ने भी फोन काटा और जब ऊपर की तरफ देखा तो सब लोग उसकी ओर अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। लकी क्या कहा तुमने, कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा हमें भी बताओ। शिवम ने अपनी दाढ़ी खुजाई और फिर एक गंदी सी हंसी के साथ लकी की तरफ देखते हुए बोला। नहीं कुछ खास बात नहीं है, वो मैंने बस एक गाड़ी खरीदी है। लकी ने अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा। सब लोग एक पल के लिए चुप होकर उसकी तरफ देख रहे थे और थोड़ी देर बाद सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। लकी उनकी हंसी का कारण ठीक से समझ गया था, पर फिर भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके ऊपर हंस रहा है और कौन नहीं। अच्छा अरे वाह क्या बात है, तुम तो गजब के आदमी हो यार। शिवम ने लकी को अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा और फिर उसी तरह से हंसते हुए बोला। वैसे क्या तुम बताओगे कि तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है जो बंदा को तुम्हारी गाड़ी लेकर यहाँ आ रहा है? बताओ जरा गाड़ी का नाम क्या है? हाँ लकी बताओ ना, हम भी तो जाने तुमने कौन सी गाड़ी ली है। क्या बात है यार, अभी तो हिमांशी बता रही थी कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, साइकिल तक तो लेने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास और तुम गाड़ी लेने की बात कर रहे हो। फिर भी चलो मान लेते हैं कि तुमने ली होगी और उसका पेमेंट भी तुमने न्यूज़ बैंक के मैनेजर से बोलकर करवा दिया होगा, लेकिन गाड़ी का नाम तो बताओ। हाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही, जब इसका खाता न्यूज़ बैंक में है तो ये हमारे घर पर खाना क्यों खाने आया भाई? सब लोगों ने शिवम के साथ मिलकर लकी की टांग खींचना शुरू कर दी थी, लेकिन लकी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इन सब लोगों की तरह बातें करने में नहीं बल्कि काम करने में भरोसा रखता था, इसलिए उसने चुपचाप अपना चाय का कप उठाया और बिना किसी से नजर मिलाए चाय पीने लगा। लकी नाम बताया था ना हिमांशी तुमने इसका? हाँ लकी, तो लकी जरा ये बताओ कि सिर्फ खाना ही खाते रहोगे या हम सब लोगों के सवाल का जवाब भी दोगे? तुम तो मेरी पोती को पसंद करते हो ना, अब जब तुमने नई गाड़ी खरीदी ली है तो उसके बारे में बताओ, क्यों कतरा रहे हो सबको बताने से? जब सब लोगों ने अपनी बात खत्म कर दी तो पीछे से सुभद्रा की आवाज आई। वो लकी की तरफ घूरते हुए देख रही थी। लकी ने खुद ये मौका दे दिया था कि जब वो हिमांशी को इस बात का एहसास करवा सकती थी कि हिमांशी कितने बेतुके आदमी के लिए अपनी दादी से लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी ने कुछ नहीं कहा। वो सुभद्रा की इंटेंशन को समझ चुका था। वैसे भी वो इतना तो जान ही चुका था कि हिमांशी का परिवार जिसे सुभद्रा चलाने की कोशिश कर रही थी ये उसके आगे कुछ खास नहीं था, इसलिए लकी बेकार उससे बात करके किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वो अपना सच जानता था और किसी के बहकावे में आकर वो गुस्से में नहीं आना चाहता था। कल को लकी को जब इस परिवार से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था तो आज उन्हें क्यों बताया कि वो कौन था, कहां से आ रहा था? लेकिन इधर सुभद्रा की बात का जवाब न देने से न सिर्फ सुभद्रा को बुरा लग रहा था, लेकिन उसके परिवार को भी ये बात चुभ रही थी। वो उनकी बात का जवाब न देकर पूरे परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहा था। लकी तुम अगर दादी, हिमांशी जानती थी कि लकी जिस तरह से बिहेव कर रहा था उसकी वजह से उसकी दादी बहुत जल्दी नाराज हो सकती थी। भले ही लकी ने कोई भी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन इस वक्त उसकी दादी के सवाल का जवाब देना जरूरी था, वरना हिमांशी के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। सुभद्रा ने टेबल पर हाथ मारा और सब लोग जैसे अभी तक नींद में सो रहे थे वो एकदम से घबरा कर जाग गए। हिमांशी देख रही हो तुम, मेरे सामने किस तरह की लड़की की तरफदारी कर रही हो तुम? सुभद्रा ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा और फिर अपनी लाल आंखों से लकी की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो अभी मेरे घर के आंगन से बाहर निकल जाओ, निकलो अभी यहाँ से। लकी ने अपने चाय का कप नीचे रखा और सुभद्रा की आंखों में देखने लगा। भले ही सुभद्रा की आंखें कितनी भी चल रही हो, लेकिन लकी उसे बहुत ही शांति से देखे जा रहा था। ना तो उसे उनकी आंखों से डर लग रहा था और ना ही गुस्सा आ रहा था। फरारी, मैंने फरारी खरीदी है, लकी ने धीरे से कहा। ये सुनकर सुभद्रा की चेहरे की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बिना अपनी पलक झपकाए लकी की तरफ देखे जा रही थी। उन्होंने अपना जो हाथ डाइनिंग टेबल पर रखा था अब उसे कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उनकी सांसों की आवाज से बाकी लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो जानती थी कि लकी इस जन्म में तो क्या अगले किसी जन्म में फरारी नहीं खरीद सकता था, तो फिर वो उन्हें परेशान करने के लिए और चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा था? लकी तुमने ये कार कितने रुपए में खरीदी है? हितेश ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। बेशक इस वक्त हितेश से ज्यादा फरारी के बारे में यहाँ बैठा और कोई आदमी नहीं जानता था। वो जानता था कि हिमांशी के परिवार का हर एक शख्स और सबसे ज्यादा उसकी दादी सुभद्रा लकी से लगभग तंग आ चुकी थी। अगर ऐसे में वो उनके साथ मिलकर लकी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता या लकी को बिना जवाब दिए ही वहां से बाहर का रास्ता दिखा देता तो उसका इस परिवार में रसूख और ज्यादा ऊंचा हो जाता और वो लोग उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते। लेकिन लकी खुद भी इतनी बारीक चमड़ी का इंसान नहीं था। इधर हितेश को भी पता था कि ऐसी मोटी चमड़ी वाले लोगों से कैसे निपटा जाता है। 10 करोड़, लकी ने शांति से हितेश की तरफ देखते हुए कहा। ओह, हितेश ने नहीं सोचा था कि लकी इतनी सफाई से और शांति से उसे झूठ बोल पाएगा। वो खुद भी बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था और उनसे मिलता जुलता था, इसलिए वो देख पा रहा था कि लकी एक नंबर का चालबाज आदमी था और इसकी चालबाजी के दम पर उसने हिमांशी को अपने जाल में फंसा लिया था। अच्छा तो जरा बताओगे कि किस तरह की फरारी मंगवाई है तुमने, कितने पैसे तुमने एडवांस में दिए, तुम्हारी गाड़ी का सेफ्टी फैक्टर कितना है और कितने सेकंड के अंदर वो अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच जाती है? हितेश ने लकी के सामने दनादन सवाल दागने शुरू कर दिए। वो जानता था कि फरारी मंगवाने से पहले बहुत लंबी प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ता है और जिन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में फरारी नहीं खरीदी थी उन्हें इसके बारे में तो कोई अंदाजा ही नहीं हो सकता था। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? लकी ने त्योरियां चढ़ाते हुए हितेश की तरफ देखा और फिर बोला, देखो जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया था तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। मैंने उनसे कहा कि मेरा बजट है और इस बजट में तुम जितनी अच्छी से अच्छी चीज लगा सकते हो वो लगा देना। अगर इसमें बजट कम होता है तो मुझे बता देना, मैं और पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। लकी ने जब अपनी बात खत्म की तो उसने देखा कि हिमांशी के घर वाले अब उसे और ज्यादा खुंदस भरी आंखों से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक तो पहले से ही लकी उन सबके सामने झूठ बोल रहा था और ऊपर से वो अपने झूठ को बढ़ावा देने के लिए उसमें और लीपापोती कर रहा था। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की हितेश ने उसके सामने तालियां बजानी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक ताली बजाने और सबको देखने के बाद हितेश फिर से लकी की तरफ घूमा और बोला,
मैं तुमसे वो सब सवाल पूछ रहा हूँ जो फरारी खरीदते वक्त ना शोरूम का मैनेजर पूछता है। क्या जवाब दिया तुमने? एकदम परफेक्ट भाई। तुम बेस्ट से बेस्ट सामान लगवाने के अलावा उनसे और कह भी क्या सकते थे? मेरे पास तो और पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं यार। भले ही हितेश ने ये सब बातें लकी की सच में तारीफ करते हुए कही थी, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हितेश उसे ताना मार रहा था। हर कोई इसकी बातों में छुपे हुए तंज को सुन पा रहा था। ये लड़का तो सच में शानदार है यार। खुद के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तो है नहीं, चला है बड़ा फरारी खरीदने। शिवम ने लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे शिवम ये गलत बात है, तुम इस तरह से लकी का मजाक नहीं उड़ा सकते। वैसे किसे पता कि इसके खाते में करोड़ों रुपए पड़े हो और इसके पास ढेर सारा सोना या फिर ढेर सारी प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसके सारे पैसे ना हेवन एंड अर्थ बैंक पे रखे हो। हितेश ने धीरे से हंसते हुए कहा और उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो अरबपति है। मुझे तो लगता है कि इसके पैसों के साथ साथ ये खुद भी हेवन एंड अर्थ बैंक में रहता होगा। शिवम को इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि मारे हंसी के उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसने हंसते हंसते हितेश से हाथ मिलाया और बोला, हितेश मुझे तो लगता है ना कि आदमी पूरी तरीके से पागल हो गया। बेचारे ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा ना, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। ये बात सुनकर लकी शिवम को घूरते हुए देखने लगा और उसकी सांसें भारी होने लगी। लकी, हिमांशु ने धीरे से लकी से कहा। उसे लग रहा था कि हितेश और उसका अपना परिवार भी हद से आगे बढ़ चुका था। लकी ने अपने आप को संभाला और फिर हिमांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि वो लोग लकी के साथ खेल खेलना चाहते थे, इसलिए लकी भी उनके साथ खेलने में पीछे नहीं हटने वाला था। लकी ने तुरंत सबके सामने हिमांशु का हाथ पकड़ लिया। लकी देखना चाहता था कि जब वो सबके सामने इस तरह की हरकत करता तो वो लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। जब हिमांशु ने अपने हाथ पर लकी का हाथ देखा तो वो तो शर्मा गई। मारे शर्म के उसके गाल लाल होने लगे थे। लकी को लगा कि उसके मन में जो चिंता चल रही थी वो फिर से प्यार में बदल गई थी। जब सुभद्रा ने अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखा तो उसका मन किया कि लकी की वो यहीं खड़ी खड़ी जान ले। उनकी आंखों में लकी के लिए गुस्सा बढ़ने लगा था। न सिर्फ उनके अंदर बल्कि हिमांशु के पिता यशवंत और बाकी लोगों में उसकी हरकत की वजह से बिजली से तड़ गई थी। अब सब के सब लकी को कच्चा जमाने के लिए आतुर हो रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी को लोग मारते या फिर लकी इन सबको एक साथ एक बार भी सबक सिखाकर इंतजाम बंद कर देता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टडी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब खाना खा रहा था तब उसे गाड़ी के शोरूम से फोन आ गया। लकी ने अपनी नई फरारी यहीं हिमांशु के बंगले पर ही मंगवाई थी, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा सब लोगों की नजरें उसके ऊपर चढ़ गई। वो सबकी आंखों का कंकड़ बन चुका था। सब लोग लकी से उसकी गाड़ी के बारे में सवाल कर रहे थे और लकी यही समझ रहा था कि वो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए लकी ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने सबके सामने हिमांशु का हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही सब लोग हमारे गुस्से के लाभ हो गए थे, लेकिन इससे पहले कि कोई लकी के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता हितेश ने सबको शांत हो जाने के लिए कहा और खुद लकी की तरफ मुड़ते हुए बोला, अच्छा लकी एक और बात का जवाब दो। अब जब तुमने 10 करोड़ की फरारी ले ली है तो मैं तुमसे एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ। अभी हम सब ने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना, कोई यहाँ तुम्हें गाड़ी देने के लिए आ रहा है ना? यही बात है ना? तो क्या तुम ये बता सकते हो कि तुमने इस गाड़ी को कितने महीने पहले ऑर्डर किया था? हितेश ये सवाल पूछते हुए अपने सूट की बटन लगाकर खुद लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा था। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से लकी की आंखों में अंदर तक झांकते हुए देखा और बोला, देखो अगर तुम इसका जवाब नहीं दे सकते हो तो समझदारी इसी में होगी कि तुम हिमांशु का हाथ छोड़ो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना फिर मत कहना कि मैंने हाथ उठाने से पहले ना तुम्हें वार्न नहीं किया था। हाँ हितेश टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट है, इसलिए अपनी दांत संभाल कर रखना। लकी पीछे से शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों इसे? हिमांशु के बीच में आकर लकी की तरफ से लड़ना चाहती थी, लेकिन लकी ने खुद उसे पीछे खींचा और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर दूंगा। जब हितेश ने लकी को धमकी दी तो लकी के ऊपर उस बात का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसे हितेश से जरा भी डर नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि वो तो पहले से और ज्यादा बेपरवाह हो गया। मैंने गाड़ी 2 महीने पहले ऑर्डर की थी, लकी ने आराम से कहा। क्या कहा? 2 महीने पहले? लकी के मुंह से ये जवाब सुनकर हितेश खुद जोर जोर से हंसने लगा। जब उसने फिर से लकी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। भाई सुन, तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब तो झूठ बोलना बंद कर दे भाई। और कितना झूठ बोलेगा? सच ना, मैं आप सबको बताता हूँ, फरारी को खरीदने के लिए ऑर्डर देने के बाद कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। कम से कम 3 महीना। मेरे ऊपर डाउट हो ना तो खुद इंटरनेट पर सर्च कर लो और देखो। और फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने जो फरारी ली वो काफी महंगी और सबसे टॉप क्लास है? तो फिर उसमें तो और भी ज्यादा वक्त लगेगा ना। ऐसे में तुम्हारी गाड़ी 3 महीने से भी कम में कैसे आ सकती है भाई? अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है तो दो, वरना वो दरवाजा चुपचाप चलते वहां, समझे? हितेश ने कहा, हाँ मुझे तो लगता है कि पकड़ा गया, कोई जवाब नहीं होगा इसके पास। हितेश सही कह रहा है भाई, कम से कम 3 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है, और इन जनाब को 2 महीने में गाड़ी मिली। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुम क्या कोई राजा महाराजा हो गया जो तुम्हें इतनी जल्दी गाड़ी मिल जाएगी? सब लोग लकी के ऊपर अपनी अपनी तलवारें तान कर खड़े हो गए थे। देखो हितेश, बात ऐसी है कि मैंने पहले 1 करोड़ रुपए दिए थे और फिर उसके बाद एक बार और 1 करोड़ रुपए दिए ताकि वो मेरा काम जल्दी से जल्दी करवा दे। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब? लकी ने अपनी चाय के कप से उठाकर फिर से चाय पी और हितेश की आंखों में देखने लगा। क्या झूठ बोलता है भाई? देखो अभी तक तो मैंने बड़ी शराफत से बात की तुमसे और ये कहा कि तुम इस जगह को छोड़कर निकल जाओ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी मोटी चमड़ी की आदमी हो। भाई इतना झूठ! हितेश के चेहरे पर अभी तक जो मुस्कान थी वो कहीं गायब हो गई और उसने हिमांशु के परिवार वालों की तरफ घूमते हुए कहा, आप सब लोग, मुझे लगता है ना कि आप सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आखिर आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने भी शायद वो खबर पढ़ ली थी कि 10 करोड़ की फरारी की डिलीवरी करने के लिए फरारी कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट खुद इंडिया आ रहा है। अब क्योंकि उस न्यूज़ में कस्टमर का नाम तो बताया नहीं ना, इसलिए इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं कस्टमर बन जाऊं। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है देखो, और हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बात इतनी सी है। हाँ हितेश सही कह रहा है, हम सब लोग चाहे तो इंटरनेट पर वो न्यूज़ देख सकते हैं। बात कर रहे हैं फरारी खरीदने आए। शिवानी ने पीछे से कहा और सब लोगों ने तुरंत अपनी फोन निकाल ली और सभी उस खबर को देखने लगे। उसमें वही सब लिखा था जो हितेश अभी कह रहा था। इसे लगता है ना कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन इसने खुद ही साबित कर दिया कि दुनिया में इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। वो 10 करोड़ की गाड़ी है और भारत में हर कोई इतनी महंगी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब बड़ा आदमी भी लेने से पहले एक बार सोचेगा तो इसकी क्या औकात है भाई? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम सबको बेवकूफ बना रहा है या फिर अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। हितेश ने आत्मविश्वास दिखा। उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी और वो बोला, देख आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। देखो हितेश, तुम जो भी सोच रहे हो वो सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हो बिना रीजन के? तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, समझ गए? लकी ने कहा और हितेश के सामने देखा। अचानक से उसे झटका लगा और उसे जोर से खांसी आ गई। कितना बेशर्म आदमी है भाई। हाँ मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेशर्म आदमी तो नहीं देखा। हितेश, मुझे नहीं लगता ये आदमी बातों से मान सकता है। तुम्हें जो करना है ना, तुम इसके साथ करना शुरू करो। ठीक है, तो अब जब तुम खुद बाहर नहीं जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ से अपने घर नहीं जा पाओगे। तुम यहाँ से जाओगे सीधा हॉस्पिटल, समझे? हितेश ने कहा। उसके बाद उसने अपनी उंगलियां चढ़ाई और फिर कट कट की आवाज के बाद वो लकी की तरफ बढ़ने लगा। बाहर में जाओ, इसे हाथ लगाने के बारे में ना सोचना भी मत। हिमांशु ने अपने दोनों हाथ फैला लिए और वो लकी के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे नहीं हिमांशु, ठीक है, आने दो, आओ भैया।
लकी ने हिमांशु को पीछे हटाया और फिर प्यार से कुर्सी पर बैठा दिया। हिमांशु को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि लकी उसकी वजह से यहाँ आया था और कहीं उसी की वजह से लकी की जान न चली जाए या उसे कोई बड़ी चोट ना आ जाए। अगर लकी की तबीयत ठीक होती तो हिमांशी जानती थी कि हितेश का लकी से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हिमांशी को चिंता हो रही थी। सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि तुम मुझे हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना बहुत पछताओगे। लकी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो कुर्सी पर आकर बैठ गया था। उसे हितेश को देखकर या इतने सारे लोगों के बीच में जरा भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो इतना शांत कैसे हो सकता था? हितेश यही सब सोचकर घबराया जा रहा था। वो तो प्रोफेशनल टाइकोंडो प्लेयर रह चुका था और अपने दुश्मनों को वो अच्छे से समझता भी था। वो उसे पहले ही भांप लेता था। ना तो उसे लकी की तरफ से उसके ऊपर हमला करने का कोई अंदेशा मिल रहा था और ना ही लकी उसके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस शांति से लकी उसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा था, उसे ना जाने कि उसे थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। उसे अपने दिल में एक अजीब सा खतरा महसूस होना शुरू हो गया। तुमने वो बात भी सही सुनी है जो मैं फोन पर कह रहा था। थोड़ी देर में कोई मेरी गाड़ी यहाँ पर पहुंचाने के लिए आने वाला है। मैंने जो कहा है सच है और थोड़ी देर में सच तुम लोगों के सामने खुद ब खुद आ ही जाएगा, तो फिर इतनी जल्दी दिखाने की क्या जरूरत है? लकी ने शुरुआत से लेकर अंत तक काफी शांति से उससे बात करते हुए कहा, अच्छा चलो ये भी करके देख ही लेते हैं, ताकि बाद में तुम्हें ये कहने का मौका मिले कि हम लोग तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर हमें तुम्हारी गाड़ी आती हुई नजर नहीं आई तो मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि तुम कहां पर जाने वाले हो। अगर तुम खुद उठकर नहीं गए ना तो मैं बता रहा हूं तुम्हें कहीं जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लकी ने उसकी तरफ देखा और एक पल देखने के बाद उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अब हितेश को इस बात से डर लग रहा था कि उसने लकी को बाहर निकल जाने के लिए बहुत कुछ बोल दिया था। उसे लग रहा था कि उसे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक इसी वक्त जब लोग शांति से बैठकर गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद आंगन में एक लाइट जोर से चमकने लगी। एक नीले रंग की गाड़ी आंगन में अंदर की तरफ आने लगी। ये तो फरारी है। एक आदमी जो कि गेट के पास खड़ा था उसने गाड़ी को देखा और उसके बाद उसे थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद खुशी से झूम उठा। क्या कहा? सच में फरारी है? हर कोई उसे देखने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया। सब लोग तो उसे गाड़ी को देखने के लिए दरवाजे के पास तक बढ़ गए थे और आदि भी गाड़ी को आंखें फाड़ कर ऐसे देख रहे थे जैसे इससे पहले तो उसने कभी गाड़ी नहीं देखी थी। यार ये तो सच में फरारी है। एक नीले रंग की फरारी गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जो कह रहा है सही कह रहा था। सब लोगों को मानो अब सांप सूंघ गया था। किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी तो किसी की सांसें। अरे तुम लोग बेकार की बातें बनाना बंद करो, ये देश की फरारी है। शिवानी ने सब लोगों के पूरे भ्रम को दूर करते हुए कहा। बाकी सब लोग जिनके एक पल के लिए होश उड़ गए थे वो वापस अपनी दुनिया में आ गए और उनके दिल में हितेश के लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने कहा था ना ये गाड़ी इस बच्चे की हो ही नहीं सकती, या मैं बना रहा है बेवकूफ, लेकिन हम बन नहीं पा रहे। इसके जैसा आदमी कैसे फरारी चला सकता है यार? हाँ लेकिन ये इतनी जल्दी बंबई से यहाँ कैसे आ गई भाई? शिवम ने पूछा। उसके लिए इस वक्त इससे बड़ी बुद्धि और कोई नहीं थी। अरे मैंने प्लेन से मंगवाई थी। हितेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद तो बहुत से लोगों के मन में किया कि वो जाकर अपनी बेटी की शादी हितेश से करवा दे, लेकिन हितेश तो अपना दिल पहले ही शिवानी को दे चुका था। क्या ये शिवानी का बॉयफ्रेंड कितना सही आदमी है यार? इतना छोटा है इसके बाद भी फरारी चला रहा है। हाँ और देखो ना, देखने में भी सुंदरी है, पढ़ा लिखा है, साथ में पैसे वाला भी है। जितना इसका पोटेंशियल है और जितनी इसके पास में दौलत है ना, उसके हिसाब से तो शिवानी से शादी करता है तो उल्टा हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दादी, अंकल, ये है मेरी फरारी, मेरी सवारी, क्या आप लोग आगे आकर इसे एक बार देखना पसंद नहीं करोगे? हितेश ने बड़े प्यार से सुभद्रा और बाकी लोगों को आगे आने के लिए पूछा। सबसे पहले शिवानी अपनी जगह से उठी और आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे सुमन, तेजेंद्र, शिवम और सुभद्रा भी चले आ रहे थे। वो उस लोहे के दरवाजे से बाहर आए और फरारी के सामने आकर खड़े हो गए। उस गाड़ी में से हितेश का ड्राइवर निकला और उसने चाबी हितेश को थमा दी। मैंने ये गाड़ी ना 1 साल पहले ऑर्डर की थी। इसे आने में 6 महीने लग गए और मैंने इसके 4 करोड़ रुपए दिए थे। जब मेरी ये गाड़ी बन रही थी ना तब मैंने खुद उसमें काफी सारे चेंजेस करवाए थे, तब जाकर ये गाड़ी बनकर बाहर आई थी। मेरी गाड़ी ना टॉप 30% में आती, यानी जितनी भी अभी तक बिकी। लकी और हितेश एक दूसरे के सामने आ गए थे। लकी उसकी कोई भी धमकी सुनने की मूड में नहीं था और उसने सबके सामने दावा किया कि वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था। अभी थोड़ी देर बाद उसकी फरारी आकर खड़ी होने वाली थी। उसकी बात सही भी निकली, एक फरारी आकर खड़ी भी हो गई, लेकिन वो लकी की नहीं बल्कि हितेश की कार थी। उसने अपनी गाड़ी मुंबई से यहाँ तक प्लेन से मंगवाई थी और सब लोग उसकी गाड़ी को देखने के लिए उसके पास जाकर खड़े हो गए थे। हिमांशी को डर महसूस होने लगा था। लकी ने इतनी बड़ी बात तो सबके सामने कर दी, लेकिन उसकी बात में वजन था या नहीं, इस बात का हिमांशी को अंदाजा नहीं था। लकी, क्या सच में तुम्हारी गाड़ी आने वाली? पक्का श्योर हो ना तुम? हिमांशी ने घबराते हुए धीरे से लकी से पूछा। अगर उसका जवाब ना होता तो शायद हिमांशी बिना किसी के देखे ही लकी को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती। अरे तुम चिंता मत करो, मेरी गाड़ी आएगी, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। जब उधर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब इधर हितेश अपनी सबसे पसंदीदा गाड़ी से सब लोगों को रूबरू करवा रहा था। फिर उसने चाबियों को अपने हाथ में घुमाया और बोला, अब मैं आपको दिखाता हूं ना कि ये चीज क्या है। हितेश ने कहा और चाबी में लगा हुआ एक बटन दबाया। उस बटन को दबाते ही फरारी के आजू बाजू के दरवाजे ऊपर होने शुरू हो गए। उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही थी। गाड़ी की छत कहीं अंदर की तरफ जाकर छिप गई और गाड़ी पूरी तरह खुल गई। वो दोनों दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख हवा में लहरा रहे हो। गाड़ी के अंदर से ही जो रोशनी आ रही थी उसमें गाड़ी काफी अच्छे से चमकते हुए नजर आ रही थी। उसका नीला रंग काफी चमक रहा था। उसे देखकर ही काफी अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी वजह से हिमांशी के परिवार के सारे लोगों के होश उड़ गए थे। अंकल, क्या आप इसे चलाकर देखना पसंद करेंगे प्लीज? हितेश ने शिवानी के पापा की तरफ फरारी की चाबी बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, मैं इस उम्र में कहां फरारी चलाऊंगा। ये सब गाड़ियां तो तुम लोगों के ऊपर ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं इसमें बैठूंगा तो बेवकूफ लगने लगूंगा। शिवानी के पिता ने कहा। उन्हें डर लग रहा था कि अगर उन्होंने ठीक से हितेश की गाड़ी को नहीं चलाया तो शायद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था। वो अंदर ही अंदर तो इस गाड़ी को चलाने के लिए बस मरे जा रहे थे। शिवानी जाओ, हितेश के साथ जरा सामने झील का एक चक्कर लगाकर तो आओ। शिवानी के पिता ने उसे आगे से धक्का देते हुए कहा। हाँ शिवानी आओ, सही कह रहे, आओ गाड़ी में बैठो, देखो तुम्हें अंदर बैठकर बड़ा मजा आने वाला है। हितेश की आंखों में भी चमक साफ नजर आ रहा था। अब जब अंकल और आंटी इतना कह रहे हैं तो तुम गाड़ी में आकर क्यों नहीं बैठ जाती? हितेश के कहने के बाद शिवानी थोड़ा सा मुस्कुराई और गाड़ी में आकर बैठ गई। उसे वैसे भी हितेश के साथ ज्यादा वक्त गुजारने को नहीं मिला था और वो खुद भी अपनी जिंदगी में पहली बार फरारी में बैठने वाली थी, इसलिए वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। हितेश जैसे ही गाड़ी चालू करने को था तभी आखिरी बार उसकी नजर हिमांशु और लकी के ऊपर गई। वो लोग अभी भी वहीं पर आंगन में लगी हुई टेबल पर बैठे थे। उसे लकी को आवाज लगाते हुए कहा, चलो भाई हम जरा घूम कर आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जब वापस आऊं तो तुम्हारी 10 करोड़ की फरारी भी देखने को मिल जाए। इसके बाद हितेश ने सुभद्रा की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया और गाड़ी लेकर ऋषि के पास चला गया। जैसे ही फरारी आगे बढ़ी उसमें पीछे से आग निकली और उस आग को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। जब बाकी लोग आंगन में वापस आए तो उन्होंने फिर से लकी का मजाक उड़ाना और उसके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि असली अमीर तो हितेश ही था, जबकि लकी तो सिर्फ एक बंदलबाज आदमी था। दादी, आप बोलो तो मैं इस आदमी को मार मार कर यहाँ से निकाल दूं? शिवम ने लकी की तरफ देखा और अपनी दादी से बोला, अरे किसी ने अभी कहा ना किसकी 10 करोड़ वाली फरारी आने वाली, ऐसे में हम इतने बड़े और भद्र से आदमी के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सुभद्रा ने हिमांशु और लकी की तरफ देखते हुए जानबूझकर ताना मारते हुए कहा।
बाकी सब लोग भी बेशर्म की तरह लकी के बारे में बात किए जा रहे थे और हर थोड़ी देर के अंदर उसके ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। वो उससे बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। लकी, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हिमांशु ने लकी के कानों में धीरे से कहा। उसे लग रहा था कि लकी ने उसके पास 10 करोड़ की फरारी होने की बात इसलिए कह दी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी कोई ना कोई गाड़ी लेकर आता ही होगा, लकी ने बहुत ही शांत रहते हुए कहा। हिमांशु ने एक छोटी सी सांस ली और फिर उसके आगे लकी से इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। अच्छा, कोई तुम्हें यहाँ 10 करोड़ की फरारी लाकर देगा और उसकी चाबी तुम्हारे हाथों में थमा देगा, सही बात है। वैसे भी हिमांशु पहले ही तुम्हारी वजह से काफी बेइज्जती झेल चुकी है, अगर वो थोड़ी और भी झेलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? पूजा ने लकी को घूरते हुए कहा। हिमांशु को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठकर पूजा से कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो पूजा को कुछ नहीं कह सकती थी। लगभग आधे घंटे तक सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन सब लोग अचानक से चुप हो गए। उन्होंने देखा कि बाहर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि वो एक बड़ा सा ट्रक था जिसके अंदर सफेद और नीले रंग की लाइट लगी हुई थी। अरे, ऐसा लगा जैसे वो कोई हथियार की गाड़ी हो। एक आदमी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। वो दरवाजे से बाहर एक बड़ी सी गाड़ी को देख पा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें ढेर सारे हथियार लगे हुए थे। सच में यार, हाँ देखो ना, ये काफिला तो काफी बड़ा नजर आ रहा है। इतना बड़ा काफिला तो बैंक वालों का भी नहीं होता, लेकिन ये बैंक के काफिले जैसा तो नजर नहीं आ रहा। ठीक इसी वक्त बाकी सब लोग भी सोचने लगे कि आखिर वहां किसी बैंक का काफिला कैसे गुजर सकता था। हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि वो झील शहर से बाहर थी और उस झील के आसपास कोई नहीं रहता था, और इस तरह की हथियारबंद गाड़ियों के अंदर तो पैसा या कोई कीमती सामान या कागजात या फिर कुछ ऐसी चीजें ही लाई जाती थी जो देश के लिए जरूरी हो। ये जगह तो बिल्कुल किसी गांव की जैसी दिखती थी और ना ही यहाँ पर कोई बड़ी सड़क थी। ऐसे में इस तरह की गाड़ी यहाँ पर आना अपने आप में लोगों के दिमाग में काफी शक पैदा कर रहा था। उससे भी बड़ा शक तो ये था कि वो ट्रक हिमांशु के बंगले की तरफ आ रहा था। जब वो लोग उस लोहे के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए तो उसमें से 2 हथियार लिए आदमी नीचे उतरे। उनके हाथ में बहुत ही खतरनाक मशीन गन नजर आ रही थी। वो दोनों ही उस ट्रक के आसपास खड़े हो गए। जब हिमांशु ने और उसके परिवार ने ये देखा तो वो लोग दंग रह गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया था। सुभद्रा ने परिवार के मुखिया होने के नाते अंदर का दरवाजा खुला और बाहर आ गई। हिमांशु के परिवार के बाकी लोग सुभद्रा की आड़ में चुप गए थे और वो डरती हुई नजरों से उस काफिले को देख रहे थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि उस ट्रक के पीछे एक काले रंग की गाड़ी भी खड़ी थी। वो गाड़ी रुकी और उसमें से भी 2 आदमी और एक लड़की निकलकर बाहर आए। एक लड़का 40 साल का नजर आ रहा था और दूसरे वाले के बाल काफी खुंडाले नजर आ रहे थे। वो गाड़ी से निकले और तुरंत आंगन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जब उन लोगों ने उन दोनों आदमियों को देखा तो पाया उन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो सब एक घराने से आए हुए नजर आ रहे थे। वो क्या इन लोगों का घर देखने के लिए आए थे? इस बात का किसी को जवाब नहीं मिल पा रहा था। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग आखिर हैं कौन? सुभद्रा ने तुरंत उनकी तरफ जाते हुए पूछा। वो भी आज उन्हें अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका और उनके परिवार का इस गाड़ी से क्या संबंध था। नमस्ते, उस 40 साल के आदमी ने सुभद्रा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर मुस्कुराने लगा। वो भीड़ में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इधर हिमांशु के परिवार के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। साथ में ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। मैनेजर विनोद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो, शिवम ने बीच में उनके पास आते हुए कहा। वो अक्सर उनके शोरूम में आने वाली गाड़ियों के एग्जीबिशन में घूमता रहता था और इसलिए वो विनोद को देखते ही पहचान गया कि वो वहां का मैनेजर था। उसने उनसे हाथ मिलाने के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैनेजर ने भी उससे बिना मन के हाथ तो मिला लिया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें उस भीड़ में किसी को तो ढूंढ रही थी। दादी, ये मैनेजर विनोद हैं, ये दिल्ली ऑटो एग्जीबिशन सेंटर के मैनेजर हैं। शिवम ने उनका परिचय अपनी दादी से करवाते हुए कहा। शिवम ने बताया कि दिल्ली में जितनी बड़ी गाड़ियां बिकती हैं उनमें से 80% गाड़ियां यही बेचा करते थे। बड़े लोगों के बीच विनोद को हर कोई जानता था और हर कोई उसे जान पहचान बनाकर ही रखना चाहता था। जब बाकी लोगों ने भी विनोद को वहां पर देखा तो उनकी आंखों में अलग सी चमक आ गई। वो सब लोग उसे हाथ मिलाने के लिए आगे आना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विनोद अभी भी किसी को ढूंढ रहा था तो उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। वो आदमी जिसके घुंघराले बाल थे और रंग गोरा था, उसने विनोद को अपनी बात समझाने के लिए उस लड़की से कुछ कहा। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी विनोद से भी बड़ा आदमी था। उसे देखने के बाद तो हिमांशु के परिवार के लोगों की दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। होल्ड फॉर सेकंड, विनोद ने उस अंग्रेज आदमी से कहा और फिर उन सब लोगों की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, मिस्टर लक्ष्मण, क्या आप यहाँ पर हैं? मिस्टर लक्ष्मण? विनोद जी, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे घर वालों की पार्टी चल रही है, यहाँ पर लक्ष्मण नाम का कोई आदमी नहीं है। सुभद्रा ने विनोद की तरफ देखते हुए कहा और बाकी सब लोगों ने भी सुभद्रा की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो लोग लक्ष्मण का नाम सुनकर लकी के बारे में सोच नहीं रहे थे। वो सोच नहीं रहे थे कि इतना बड़ा आदमी लकी को ढूंढ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी और वो मैनेजर तो बहुत ही अलग दुनिया के प्राणी थे और इनका आपस में तो कोई जुड़ाव ही नहीं था। जब काफी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैनेजर को ये बात बहुत अजीब लगी। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, उसने अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर एक नंबर लगाने लगा। उसने फोन अपनी कान पर रखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट नजर आने लगी। बाकी लोगों को मालूम था कि वो लोग किसी लक्ष्मण को ही फोन लगा रहे थे, इसलिए वो सब शांत हो गए। वो देखना चाह रहे थे कि आखिर किसके फोन की घंटी बजने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक घंटी सबके कानों में बजनी शुरू हो गई। सन्नाटा होने की वजह से हर कोई उसे सुन पा रहा था। सबको लगा कि हिमांशु जिस गरीब को अपने साथ लेकर आई थी उसी का फोन बज रहा था। वो सब लोग लकी को गालियां दे रहे थे और अब उसके फोन बजने की वजह से उनका गुस्सा बढ़ गया। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि लकी का फोन उस मैनेजर की वजह से बज रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी की पहचान सबके सामने खुल जाती? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए सब सर पॉकेट एफएम पर। जब हितेश और शिवानी हितेश की फरारी में घूमने के लिए निकल गए तो पीछे से एक बड़ा सा काफिला सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। ट्रक की तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ रही थी और उसके बीच से कुछ लोग बाहर निकलकर दरवाजे पर आ गए थे। मैनेजर विनोद किसी लक्ष्मण को ढूंढ रहा था। सबने कहा कि यहाँ पर कोई लक्ष्मण नाम का आदमी नहीं, तो उसने अपनी जेब से फोन निकाला और लक्ष्मण को फोन लगाने लगा। उसने फोन लगाया ही था कि इधर लकी का फोन बज उठा। लोगों को लकी का फोन बजना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे मन गालियां दिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि लकी का फोन विनोद की वजह से बज रहा था। लेकिन इस बात से विनोद और वो बाहर से आया आदमी काफी खुश हो गए। उन लोगों ने अपने पैर घर के अंदर जमाना शुरू कर दिया और लोगों को चीरते हुए वो रिंगटोन की दिशा में बढ़ने लगे। विनोद आगे चल रहा था और वो आदमी उसके साथ वाली लड़की उसके पीछे। तभी लोगों को कुछ एहसास हुआ और वो खुद भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। इधर हिमांशु और लकी मैनेजर विनोद की तरफ पीट करके खड़े थे, लेकिन जैसे ही विनोद की नजर लकी के ऊपर पड़ी तो वो हमारी खुशी के उछल पड़ा। वो भले ही लकी से एक बार मिला था और उसके बाद उसकी फोन पर उससे बात हुई थी, लेकिन वो उसे देखते ही पहचान गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग देखे थे जो खड़े खड़े उसे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते। इसलिए अगर लकी राख में भी बदल जाता ना तो विनोद उसका चेहरा नहीं भूलने वाला था। लकी सर, विनोद ने उसे आवाज दी थी और तुरंत उसके पास जाकर खड़ा हो गया। इधर वो विदेशी आदमी विनोद के पास जाकर खड़ा हो गया। लकी की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही हिमांशु ने लकी का नाम सुना तो उसने तुरंत उसे अपनी जगह से खड़ा किया और पीछे की तरफ घुमा दिया। जब हिमांशु के परिवार के लोगों ने पलटकर लकी की तरफ देखा तो उनके मन का डर इस बार सही साबित हो गया। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि लकी वैसा नहीं था जैसा वो दिखता था और ना ही वैसा जैसा वो लोग सोच रहे थे। हेलो लकी सर, विनोद ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए कहा और उसे हाथ मिलाने लगा। फिर उसने जैकब को उससे मिलवाते हुए कहा, सर इनका नाम जैकब जेम्स है, ये फरारी के प्रेसिडेंट हैं, ये इंडिया से और सिर्फ आपसे मिलने आए हैं सर। अच्छा, ओह हाय।
लकी ने जैकब की तरफ देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैकब खुद आगे आया और उसने आते ही लकी से हाथ मिला दिया। वो अपनी भाषा में कुछ बोले जा रहा था। शायद वो लकी को थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि लकी अभी जिस उम्र में था उसमें उसने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी थी और आगे चल के वो और महंगी फरारी खरीदने का दम रखता था। जब सब लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखें बर्फ की तरह जम गई। उनके दिमाग में एक अजीब सी सीढ़ी बजनी शुरू हो गई, क्योंकि किसी ने भी ये दृश्य देखने की कल्पना तो नहीं की थी जो उन्हें देखने को मिल रहा था। सुभद्रा तो बहुत ज्यादा ही अचरज थी, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो ये है लक्ष्मण यानी लकी जिसे विनोद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में फटीचर ने फरारी ले ली और फरारी का प्रेसिडेंट उसे ये गाड़ी खुद देने के लिए इटली से चलकर आया है? या तो ये लोग पागल हैं या फिर हम सब पागल हैं। हिमांशु ने जब अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसका भी यही हाल था जैसा उसके घर वालों का था। वो खुद भी लकी को फटी की फटी आंखों से देख रही थी और उसका दिमाग जैसे पूरा कागज हो गया था। उसे लग रहा था कि जो लकी उसकी आंखों के सामने खड़ा था वो असली लकी था ही नहीं। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो इतना शांत और चुपचाप सा खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लकी उसके लिए तो कोई पहेली बन गया था जिसमें वो उलझती जा रही थी। जैकब जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लकी भी जैकब के सामने देखकर मुस्कुराया और फिर विनोद की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मेरी गाड़ी ले आए हैं? जी लकी सर, वो बाहर ही खड़ी आइए। आई सर। विनोद ने लकी को आगे चलने के लिए कहा और वो खुद उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही लकी ने अपना पहला कदम उठाया उसके बाद हिमांशु के परिवार वालों ने लकी के लिए खुद ब खुद रास्ता खाली करना शुरू कर दिया। पहले तो वो लकी को डराने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद लकी से खौफ कर रहे थे। लकी सर, आपकी गाड़ी यहीं बाहर खड़ी है। जब हम लोगों को ये खबर लगी ना कि जैकब सर खुद आपको ये गाड़ी डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं तो दिल्ली में हम लोगों ने इस बात का खासा ध्यान रखा और इसकी डिलीवरी के लिए पुख्ता इंतजाम किए। जैकब सर ने कहा कि आपकी गाड़ी डिलीवरी करने के लिए उन्हें एक ट्रक चाहिए जिसमें 2 गनमैन भी साथ हों ताकि आपकी गाड़ी को लाते हुए यहाँ किसी तरह का नुकसान ना हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। लकी ने जैकब के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लकी सर, मैं आपके लिए आपकी गाड़ी नीचे उतरवा देता हूँ। विनोद ने कहा और फिर उन दोनों बंदूक वाले लोगों को इशारा किया कि वो ट्रक से गाड़ी को नीचे उतारना है। उन दोनों ने अपनी बंदूकों को कंधे पर टांगा और फिर ट्रक की तरफ जाने लगे। उनमें से एक ने ट्रक का ताला खोला, उसका दरवाजा खोला और सिर्फ एक बटन दबाया जिससे कि गाड़ी का दरवाजा खुल गया। उसके बाद विनोद खुद गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को ट्रक में से बाहर निकाल आया। वो एक सफेद रंग की फरारी थी। हितेश की गाड़ी को देखकर लोगों को झटका लगा था, लेकिन लकी की सफेद फरारी देखकर तो जैसे उनकी जान ही निकल गई थी। लकी सर, ये वही गाड़ी है जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था। ये फरारी की ना सबसे अनोखी गाड़ियों में से एक है सर, जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। आइए मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। विनोद ने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा। फिर उसने गाड़ी के रिमोट का बटन दबाया और बटन दबाते ही एकदम से सारी लाइट चालू हो गई। उनमें से कुछ नीले रंग की थी, कुछ सफेद रंग की। ठीक उसी वक्त कार के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। वो दरवाजे इस तरह से खुल रहे थे जैसे वो कार ना रोबोट हो। सर, आपकी गाड़ी को बनाने के लिए ना सबसे बढ़िया डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने अपना दिमाग में लगाया है। अब तक जितनी भी फरारी बनी है ना, ये उससे काफी अलग है। ये सच में अपने आप में यूनिक पीस है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर मैंने इसमें सारे पार्ट्स करवाए, सारी चीजें A+ ग्रेड की है और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है ना वो अपने आप में लेटेस्ट है। और एक खास बात और बता दूं सर कि आपकी गाड़ी में सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी पानी के अंदर 2 मीटर तक चल सकती है और पानी की एक भी बूंद इसके अंदर नहीं जाएगी। जैसे जमीन पर चलती है ना वैसे ही पानी में भी चल सकती है। आप चाहें तो इसे यमुना में चलाकर देख सकते हैं, वहां पर बाकी गाड़ियां उतरते ही डूब जाती हैं, लेकिन आपकी गाड़ी आराम से कुछ दूर तक चल सकती है। साथ ही इसके अंदर सेफ्टी का भी खासा ख्याल रखा गया है सिर्फ आपके लिए। विनोद बोलता ही जा रहा था और लकी मुस्कुराते हुए सुनता जा रहा था, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े थे जब उनके कानों में ये सब बातें जा रही थी तो उनके तो होश उड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कार है या आहाकार। जैसे जैसे विनोद एक फीचर बताया जा रहा था वैसे वैसे हिमांशु के परिवार वालों के दिल के ख्वाब तो बढ़ते जा रहे थे। सर, इसके अंदर साउंड में, सीट बेल्ट, ग्लास में, बाकी सब चीजों में जितना बेस्ट सामान हो सकता था उतना बेस्ट सामान लगाया गया है। लकी ने विनोद को और आगे की फीचर्स बताते हुए कहा। भले ही उसने खुद अपनी जिंदगी में खूब सारी बड़ी बड़ी गाड़ी और महंगी महंगी गाड़ियां बेची थी, लेकिन फिर भी विनोद का खुद का भी दिल लकी की गाड़ी पर आकर किया। जब लकी ने विनोद के मुंह से इतना बड़ा इंट्रोडक्शन सुना तो ना सिर्फ वो बल्कि हिमांशु के परिवार के लोग भी जैसे पागल हो गए थे। उनकी आंखें इस गाड़ी के ऊपर से हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी जो उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। भले ही उन्हें काफी शर्म आ रही थी, फिर भी वो बस उस गाड़ी की ओर देखे जा रहे थे। अगर ये गाड़ी उन लोगों के घर के सामने खड़ी होती तो भी सुभद्रा का परिवार काफी खुश हो जाता। लकी सर, इस गाड़ी के अंदर अभी तक AI टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। आप सिर्फ इस चाबी के ऊपर अपनी फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद ये चाबी भी आपकी उंगलियों के बिना नहीं खुलने वाली है। विनोद ने बड़े प्यार और आदर भाव से लकी की तरफ वो चाबी बढ़ाते हुए कहा। लकी ने विनोद के कहे के हिसाब से उसमें अपने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कर दिए। जैसे ही लकी ने ये काम किया पीछे से तालियों की आवाज आनी शुरू हो गई। अब लकी उन सब लोगों के लिए वो लकी नहीं रह गया जो गरीब और फटीचर था। लकी इस बड़ी महंगी गाड़ी का मालिक था और फरारी एम्पायर का गेस्ट जिसका बड़ी इज्जत के साथ सम्मान किया जा रहा था। देखते ही देखते उसका कद तो काफी ऊंचा हो गया था। हिमांशु खुद भी लकी के लिए ताली बजा रही थी। उसकी आंखों के अंदर किसी तरह का आश्चर्य नहीं था, बल्कि वो सिर्फ गर्व से लकी की तरफ देख रही थी। उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि उसने सच में कोई गलती नहीं की थी। उसने एक ऐसे आदमी को अपने लिए चुना जो न सिर्फ धरती पर बल्कि स्वर्ग में भी उसका साथ दे सकता था। उस आदमी के पास इतना पैसा होने के बाद वो इतना शांत कैसे हो सकता था? ये सवाल बार बार हिमांशु अपने आप से कर रही थी। विनोद जी, क्या इस गाड़ी की चाबी पर किसी और के भी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो सकते हैं? लकी ने विनोद से पूछा। नहीं सर, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये गाड़ी सिर्फ आपकी है और इसके ऊपर सिर्फ आपकी ही फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, विनोद ने कहा। लेकिन वो लकी की परेशानी समझ गया था, इसलिए उसने आगे कहा, आप यही चाहते हैं ना कि आपकी ये गाड़ी कोई और चला सके? हमने आपके लिए भी एक फीचर डिजाइन किया है सर। भले इसमें दूसरे लोग अपना फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट से एक लेवल नीचे है। और भले ही गाड़ी की चाबी आपके पास हो, लेकिन वो अपनी आवाज से गाड़ी को चला सकते हैं। ओह, चलो ये अच्छी बात है, लकी ने कहा और फिर हिमांशु का हाथ पकड़कर उसे आगे लाते हुए कहा, आप इसकी आवाज रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी आवाज? हिमांशु के होश उड़ गए थे। लकी अपनी 10 करोड़ की फरारी हिमांशु को ऐसे चलाने के लिए देने के लिए राजी हो गया। हिमांशु के घर वाले भी लकी की बात सुनकर हैरान रह गए। इस वक्त उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हिमांशु अपने लिए कितना शानदार लड़का चुनकर लाई थी। जी सर, करता हूँ, विनोद ने धीरे से कहा और फिर हिमांशु के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गाड़ी के नीचे अंदर से एक माइक निकाला, उसे हिमांशु के हाथ में देते हुए बोला, मैडम आपकी आवाज के बारे में मुझे कुछ जानकारियां लेनी पड़ेंगी, प्लीज आप इस माइक में कुछ बोलिएगा जो भी आप चाहें। हिमांशु ने बोलने से पहले लकी को देखा। लकी भी उसे ही देख रहा था। हिमांशु को एहसास हुआ कि लकी इतना खूबसूरत था कि उसे फिर से प्यार हो गया। उसने अपने आप से कहा, लकी बहुत ही सीधा है, सच्चा और साफ इंसान है। लकी का चेहरा जम गया था। उसने तुरंत हिमांशु पर से अपनी नजर हटा ली। मैडम प्लीज और कुछ भी कहिए, हम इसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। विनोद ने सिर्फ माइक की तरफ देखते हुए कहा और हिमांशु की आवाज को बहुत ही गंभीरता से रिकॉर्ड कर रहा था। लकी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं भी तुम्हें अच्छी लगती हूँ? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे लकी? हिमांशु ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी की सांस फूल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ना सिर्फ हिमांशु बल्कि उसे भी क्या हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? या लकी सच में हिमांशु की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता या वो राधिका के लिए उसे मना कर देता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टडी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की चमचमाती सफेद फरारी को विनोद ने ट्रक से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही ट्रक का मुंह खुला सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। आज तक हिमांशु के परिवार में से किसी ने भी ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी। ना सिर्फ उसमें गजब के फीचर्स थे बल्कि उसकी चाबी पर सिर्फ लकी के फिंगरप्रिंट्स लग सकते थे।
फिर उसने जब कहा कि वो किसी और से भी गाड़ी चलवाना चाहता था तो विनोद ने माइक निकाल लिया। आवाज रिकॉर्ड करने के लिए लकी ने जब हिमांशु को आगे किया तो हिमांशु ने लकी को प्रपोज कर दिया था। सबके सामने जब लकी ने उसके मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वो शर्मा गया। उसने अपनी नजर सिर्फ नीचे कर ली और जवाब में कुछ नहीं कहा। ठीक है मैडम, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप जब भी लकी सर से गाड़ी की चाबी लेंगी ना और अपनी आवाज से गाड़ी को अनलॉक करेंगी तो गाड़ी खुल जाएगी और फिर सर के साथ साथ आप भी गाड़ी चलाने का पूरा मजा ले सकेंगी। विनोद ने हिमांशु से खुशी खुशी कहा। फिर उसके बाद वो लकी की तरफ पलटा और उससे बोला, सर अब क्या आप इसे एक बार चलाकर देखना चाहेंगे? ठीक है, लकी ने कहा। उसने अपने आप को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाया और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करके फरारी के अंदर बैठ गया। तुम चलाकर देखना चाहोगी हिमांशु? लकी ने अंदर से ही शीशा नीचे करके हिमांशु से पूछा। नहीं, मैं सिर्फ बैठना पसंद करूंगी, हिमांशु ने कहा और लकी के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे फरारी के दरवाजे बंद होने शुरू हो गए थे। फिर लकी ने जब बटन दबाया तो गाड़ी चालू हो गई। इंजन की आवाज सुनकर हर कोई ये बता सकता था कि वो गाड़ी सच में बहुत शानदार थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी और जैसे ही लकी ने उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उसके पीछे लगे 4 सिलेंडर में से आग निकलने लगी और एक जोरदार आवाज हुई। ये आग उस आग से भी ज्यादा थी जो हितेश की गाड़ी से निकली थी। जैसे ही हिमांशु के घर वालों ने गाड़ी में से आग निकलते देखा तो उनके मुंह से लकी के लिए वाह की लहर निकल थी। जब तक आग और उसका धुआं गायब होता तब तक गाड़ी 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर जा चुकी थी। अब इस बात को मानने में हिमांशु के घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी कि लकी सच में एक बहुत अमीर परिवार से आता था। जब उन्हें याद आया कि वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही लकी का कैसे मजाक उड़ा रहे थे तो सबकी आंखें एक दूसरे से मिलने के बाद शर्म के मारे नीचे झुक गई। अगर वो वक्त को 2 घंटे पीछे ले जा पाते तो वो लोग ये सब नहीं करते जो कि लकी को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन आखिर में वो खुद ही उससे शर्मिंदा हो गए थे। लकी तो सच में जादू कर निकला था। इधर भले ही सुभद्रा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो ऊपर से देखने में काफी शांत नजर आती थी, लेकिन उसके दिल में भयंकर जलन उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटों ने उसके शरीर का तो पूरा खून सुखा दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लपटों को शांत कैसे किया जाए। अब वो सोच रही थी कि कैसे वो अपनी पोती और उसकी पसंद लकी से माफी मांगे और उनसे किस मुंह से ये कहे कि उन्होंने जो उसके साथ किया वो गलत किया था। कैसा लगा तुम्हें? लकी जो कि उस झील के आसपास गाड़ी चला रहा था उसने हिमांशु से पूछा। उसने गाड़ी की छत खोल दी जिससे मध्यम हवा गाड़ी के अंदर आनी शुरू हो गई। हिमांशु के चेहरे पर जैसे ही वो हवा लगी उसने लकी की तरफ देखा और बोली, बहुत अच्छा लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने पैसे वाले हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में हो कौन? हिमांशु ने पूछा। मुझे लगता है ना कि इतना तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि इंडिया में इतने अग्रवाल भी नहीं है जो कि अपने से 10 करोड़ की फरारी खरीद सके। लकी ने कहा। वो सीधे शब्दों में हिमांशु को अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। तुम अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनी से हो क्या? हिमांशु को अचानक से लकी के ऊपर शक होने लगा और उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यह सवाल पूछते हिमांशु की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल कौन था। क्या तुम सच में? ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारे सामने। हिमांशु आगे की बात कहने से पहले ही रुक गई। वो समझ गई थी कि वो लकी के सामने बहुत ही छोटी थी। हिमांशु के परिवार और लकी के परिवार के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। लकी अब उसकी बात सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। देखो हिमांशु, तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। जिस तरह से अभी जब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने आकर खड़ा हुआ और उन्हें मुझसे प्रॉब्लम होने लगी, उसी तरह से जब तुम मेरे घर वालों के सामने आकर खड़ी हो जाओगी ना तो उन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। लकी ने कहा। हालांकि लकी अपने मन में अच्छे से ये बात जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। अगर वो किसी किसान की बेटी से भी प्यार कर लेता और उससे शादी करने की बात अपने घर वालों के सामने रख देता तो भी उसके घर वाले किसी भी हाल में मना नहीं करते। वैसे भी वो राधिका से शादी करने वाला था और उसमें और राधिका में तो बड़ा अंतर था, लेकिन लकी जैसा चाहता था वैसा हो सकता था। उसने ये सिर्फ इसलिए कहा था कि वो हिमांशु से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सके। अब हिमांशु और लकी की जगह एकदम से बदल गई थी। लकी के सामने अब हिमांशु खड़ी हो गई और क्योंकि लकी का परिवार उसकी शादी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था इसलिए वो लोग हिमांशु जैसे लड़की को किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। वो लोग हिमांशु को किसी भी हाल में अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी नहीं थे। झील के आसपास लगभग 10 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी घुमाई और फिर हिमांशु के घर की तरफ आने लगा। जब वो उसके बंगले से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे तब लकी ने देखा कि हितेश भी अपनी गाड़ी चला रहा था और वो शिवानी के बंगले पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में एक तरह का शैतान उतराया था। उधर हितेश ने देखा कि शिवानी के घर के सब लोग अपने बंगले के बाहर खड़े थे। उसे ऐसा लगा था जैसे वो लोग उसका इंतजार कर रहे हो। वो ये देखकर काफी खुश हो गया और वो गाड़ी से उतरकर जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि उसके पीछे से एक तेज रोशनी आ रही थी। उसके बाद एक जोरदार आवाज हुई और हितेश ने देखा कि उसकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। हितेश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी का एक दरवाजा गायब हो चुका था। वो ना सिर्फ लकी के ऊपर नाराज हो रहा था बल्कि उससे घबरा भी गया था। जब उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसे लगा नहीं कि 4 करोड़ की गाड़ी थी। हितेश तुरंत अपनी गाड़ी से आगे बढ़ते हुए पीछे उस आदमी के जाने लगा जिसने उसकी गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। जब वो लोग गाड़ी की तरफ गए तो उसने देखा कि दूसरी गाड़ी भी फरारी ही थी और वो हितेश की गाड़ी से बहुत ज्यादा एडवांस थी। लकी ने जब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लिया तब हितेश ने देखा कि गाड़ी के अंदर लकी बैठा हुआ था। इसके पास सच में फरारी है। हितेश को अपने आप में इतना बड़ा झटका लगा कि उसकी आंखें नीचे जमीन पर ही गिरने को आ गई थी। इससे पहले कि वो इस बात को बचा पाता लकी ने तुरंत अपनी गाड़ी को घुमाया और फिर रिवर्स लेकर अपने साइलेंसर में से हितेश की गाड़ी पर आग छोड़ने लगा। न सिर्फ उसके शीशे बल्कि उसके दरवाजे, उसकी बॉडी और चारों ओर लकी ने आग ही आग छोड़ दी थी। हितेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो लकी से बार-बार रुकने के लिए कह जा रहा था लेकिन लकी इस बार उसके ऊपर इसी तरह की दया दिखाने की बिल्कुल मूड में नहीं था। जब तक लकी ने हितेश की गाड़ी की हालत खराब नहीं कर दी तब तक वो रुका नहीं और आखिरकार हितेश की गाड़ी की ऐसी हालत हो गई कि वो पहचान में नहीं आ पाती थी। वो पूरी तरह से काली पड़ गई थी और जगह जगह उसकी बॉडी भी टूटने लगी थी। कुल मिलाकर वो सिर्फ लोहे की बेकार सी मशीन बनकर रह गई। लकी और हिमांशु के बाद अपनी फरारी से भाग निकला। हितेश को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसी गुस्से में लकी की तरफ बढ़ने लगा लेकिन इतने में विनोद ने हालात को भांप लिया था और उसने इशारे में अपने दोनों बंदूक वाले लोगों को हितेश को रोकने के लिए भेज दिया। उन दोनों ने हितेश के ऊपर बंदूक तान दी और चिल्लाकर बोले, चलना मत। हितेश इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपना सिर ढक लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो दोनों से गोली न मारते। विनोद जी, अब देखना किसकी गाड़ी का क्या होने वाला है। इसका जो भी खर्चा होगा ना वो अपनी सिटी बैंक के मैनेजर से बात करके मेरे खाते से कटवा लेना। लकी ने विनोद से कहा जो कि दरवाजे के पास ही खड़ा था। जी सर, ठीक है। विनोद ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद वो हितेश की तरफ मुड़ा और बोला, देखिए सर, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है और ना ही कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। मैं दिल्ली ऑटो एग्जीबिशन सेंटर का मैनेजर हूं। फरारी के प्रेसिडेंट जैकब जेम्स यहीं पर है। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कर देंगे। हितेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े-बड़े लोग उसकी आंखों के सामने खड़े थे लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे और लकी की बात क्यों सुन रहे थे। हितेश के दिमाग की हालत उस गाड़ी से भी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर हिमांशु के परिवार के सभी लोग लकी के पास आकर जमा हो गए। वो लोग अब उससे माफी मांग रहे थे और उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लकी उनमें से किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा परिवार मुझे ज्यादा पसंद करता है हिमांशु, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे निकल जाना चाहिए। आराम करो। लकी ने हिमांशु से कहा और फिर वो अपनी फरारी में आकर बैठ गया। भले ही हिमांशु के परिवार वाले लकी को कितना भी रोकने, कितना भी मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लकी किसी की भी सुनने को राजी नहीं था। लकी फर्राटे से अपनी गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था और बाकी उसके आसपास जो गाड़ियां चल रही थी उन्होंने अपने आप ही लकी की गाड़ी से 30 मीटर की दूरी बनाकर रखी थी
वो अपनी गाड़ी को लेकर फिर से अपने घर ग्रीन लीफ सोसाइटी में आ गया था। दिन भर की थकान की वजह से वो थक गया था और तबीयत खराब होने की वजह से उसे नींद भी आ रही थी। इसलिए लकी ने अपनी गाड़ी अपने बंगले के बाहर लगाई और अंदर जाकर सो गया। उसे नींद में भी राधिका की याद आ रही थी। लकी थोड़ी देर तक आंखें खोलकर उसके बारे में सोचता रहा। फिर जब उसकी आंखें भारी हो गई तो वो आंखें बंद करके राधिका के बारे में सपने देखने लगा। पूरी रात वो राधिका को ही ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे सपने में नहीं मिल रही थी। अगली सुबह लकी की आंख जल्दी खुल गई। उसे ठीक से नींद आई ही नहीं थी। वो अपने बिस्तर से बाहर आया और अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाने लगा। कई दिनों से वो अपने घर पर नहीं आया था, इसलिए उसके घर पर खाने पीने का ज्यादा सामान था नहीं। उसने फ्रिज में देखा तो दूध भी खत्म हो गया था। जैसे ही वो दूध लेने के लिए बाहर निकला, उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर यास्मीन खड़ी थी। लकी को यास्मीन से मिले लंबा वक्त हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लेने यहाँ क्या आई थी। हालांकि वो पहले की तरह काफी खूबसूरत दिख रही थी। वो दरवाजे के बाहर इधर से उधर परेशान सी घूम रही थी। उसे देखकर लकी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने वाली थी और बार बार उसी बात को दोहराई जा रही थी। लकी देख पा रहा था कि वो बेचैन सी नजरें से इधर उधर घूम रही थी। वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसने लकी को बंगले के बाहर आते हुए देखा तो वो झिझकते हुए रुक गई और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। आखिर अब क्या लेने आई थी यास्मीन लकी के पास? क्या कहना चाहती थी वो लकी से? आपको क्या लगता है? क्या होंगे सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने आखिरकार हिमांशु से अपना पीछा छुड़वा लिया था। जब हिमांशु को पता चला कि लकी का परिवार उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था, इसलिए हिमांशु उसके सामने काफी छोटा महसूस कर रही थी। लकी ने भी उसके सामने अपनी मजबूरी रख दी। इसके बाद जब वो उसके बंगले पर आए तो उसे हितेश के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था और उसने अपना सारा बदलाव की फरारी पर निकाल दिया। लकी के दिल को तसल्ली मिल गई और वो अपने घर आ गया। सुबह जब वो दूध लेने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि यास्मीन उसके घर के बाहर घूम रही थी। लकी उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने पूछा। उसे हिमांशु के होने ना होने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो हिमांशु को अपने घर में बुलाकर से बात करने के बारे में कुछ सोच रहा था। लकी यास्मीन से नफरत करता था। पिछली बार यास्मीन उसे अपने साथ ले गई थी तो उसने उसे ड्रग्स देकर उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर भूमिका और उसके दोस्त उस वक्त ढूंढते हुए उसे नहीं आते तो लकी के साथ क्या हो जाता उसे खुद नहीं पता था। लकी मैं यास्मीन हकला रही थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। वो खुद भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि पिछली बार उसने लकी के साथ जो कुछ किया था उसकी वजह से लकी उससे नाराज हो रहा था। इसलिए यास्मीन उसे आंख तक नहीं मिला पा रही थी। अब उसे लगा कि जब इतने दिन बीत गए तो शायद लकी का गुस्सा शांत हो गया होगा और इसलिए वो फिर से लकी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके पास आ गई थी। उसके यहाँ आने के पीछे का असल कारण ये भी था कि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात न्यू सिटी बैंक के उसके सीनियर शशिकांत से हुई थी। लकी ने शशिकांत को ही बोलकर सभी जगहों पर पैसे दिलवाए थे और उसी के जरिए यास्मीन को उसके घर का पता लगा था। उसे पता चला कि लकी ने ये घर 2 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदा था और जब उसने देखा कि उसके घर के बाहर इतनी शानदार फरारी खड़ी थी तो वो और ज्यादा पागल हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी। इधर यास्मीन काफी देर से वो बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी जो वो लकी से कहने के लिए आई थी, लेकिन लकी के सामने आते ही वो सब कुछ भूल गई। अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो प्लीज मेरे घर के आसपास इस तरह घूमना बंद करो और प्लीज चल जाओ। लकी ने उसे जाने का आदेश देते हुए कहा। लकी सर वो मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई थी सर। आखिरकार यास्मीन को याद आ ही गया था कि वो यहाँ लकी से क्या कहने के लिए आई थी। उसे ये मालूम था कि अब आगे क्या होने वाला था। वो लकी के सामने फूला सा चेहरा बनाकर जाने लगी और उसके सामने अपना सिर झुका लिया। लकी, हम दोनों के बीच उस दिन जो कुछ हुआ ना उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ पिछली बार जो किया मैं जानती हूँ वो गलत है। मुझे तुम्हें इस तरह से ड्रग्स नहीं देना चाहिए था। यास्मीन ने कहा। वो काफी स्मार्ट लड़की थी। जब उसने पिछली बार उसे ड्रग्स देने की कोशिश की तो वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझ कर दी थी। अब अगर वो इस बारे में अपनी गलती नहीं मानती और उसे झूठ बोलती तो लकी उसे और ज्यादा नफरत करने लगता। इसलिए यास्मीन के लिए जरूरी था कि वो खुद ही अपनी तरह से लकी के सामने अपनी गलती मानकर उसका गुस्सा जितना हो सके उतना कम कर दे। ठीक है, अब जब तुम माफी मांगी चुकी हो तो जा सकती हो यहाँ से, लकी ने कहा। लेकिन इस बार उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया था। यास्मीन ने जब आगे से अपनी गलती मान ली थी तो इस वजह से लकी के दिल में भी उसकी छवि थोड़ी सी सुधर गई थी। लकी सर, पिछले बार जब मैंने आपको ड्रग्स दिए थे तो मैंने वो अपनी इच्छा से नहीं दिए थे बल्कि दबाव में आकर दिया था। यास्मीन ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और लकी की तरफ गंभीर भाव से देखते हुए बोला, अच्छा। लकी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी इस जरा सी आवाज में भी तंज छुपा हुआ था। अच्छा, तो किसी ने तुम्हारे सर पर बंदूक रखी होगी और फिर बोला होगा कि जाओ लकी को ड्रग्स दे दो, यही है ना? लकी ने उसे ताना मारते हुए कहा, नहीं लकी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस एक बार मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा ताकि वो अभिजीत जो मेरे पीछे पड़ा था वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो जब मैं आपके साथ पहली बार डेट पर गई थी तब मैंने अभिजीत को आपके सामने थप्पड़ मारकर गुस्सा दिला दिया था। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे ऊपर गुस्सा होने के बाद मेरा पीछा छोड़ने की बजाय और ज्यादा मेरा पीछा करना शुरू कर देगा सर। इसलिए मुझे उसे एक बड़ा झटका देने की जरूरत थी ताकि वो ये समझ सके कि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, ना ही उसे शादी करना चाहती हूँ सर। यास्मीन ने अपनी तरफ से लकी को एक नई कहानी सुनाते हुए कहा, अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे धोखे में रखकर मुझे ड्रग्स दे दिया, राइट? लकी ने बहुत ही ठंडे सुर में यास्मीन से पूछा। अब की बार फिर से यास्मीन ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती। लेकिन लकी सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, गुस्सा थोड़ा शांत कर दीजिए ना। मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैं बहुत बेवकूफ थी, मैंने बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन लिया था सर और आपको ड्रग्स दे दिए। सच में मुझसे बड़ा पागल और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं आपको बताती कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ तो आप कभी मेरी बात को नहीं सुनते सर, और ये करने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं होते। लेकिन मैं उस वक्त ना अभिजीत से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन हो जा रही थी, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा आपकी कोल्ड ड्रिंक में वो दबा। यास्मीन ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। लकी यास्मीन की तरफ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती थी। यास्मीन ने फिर से अपना सिर ऊपर उठाया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन लकी सर, आपको उसमें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली थी। मैं तो आपके साथ सिर्फ इतना करने वाली थी जितना देखकर अभिजीत की अकड़ ठिकाने आ जाए। इसके बाद मुझे मालूम था कि मुझे और आगे नहीं बढ़ना है। फिर जब भूमिका और अभिजीत वहां गए तो मैं धीरे धीरे अपनी जीत की खुशी मनानी शुरू कर चुकी थी। मुझे माफ कर देना सर कि मैंने आपकी फीलिंग्स के बारे में एक बार के लिए भी नहीं सोचा। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे थे और मैंने आपका वो उदासी भरा चेहरा देखा तब मुझे समझ आया कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था सर। जब लकी ने यास्मीन के मुंह से घटना का पूरा क्रम सुना तो सच में लकी के दिल में से यास्मीन के लिए नफरत थोड़ी कम हो गई थी। यास्मीन ने ये तो नहीं सोचा था कि वो ये सब चीजें इस तरह से कहने वाली थी, लेकिन जब उसने लकी को थोड़ा सा पिघलते हुए देखा तो उसके मुंह से अपने आप ये सब निकलना शुरू हो गया। लकी समझ पा रहा था कि यास्मीन पूरी घटना में उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी। लकी सर, उसके बाद मुझे काफी गिल्ट महसूस होना शुरू हो गया। आप एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं और काफी अच्छे इंसान हैं आप। मैंने आपके साथ जो किया ना सर वो जिस भी नियत से किया हो, लेकिन मुझे इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था कि ये सब करने से पहले मुझे आपसे एक बार तो पूछ लेना चाहिए था सर। मैंने आपके साथ जो किया ना सर वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। लकी सर, मैं सच में आज आपके सामने आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज या तो मुझे माफ कर दीजिए या फिर मुझे कुछ ना कुछ तो सजा दीजिए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी, बात उतनी सीरियस नहीं है। वैसे भी तुमने जो बताया वो मुझे पहले से मालूम नहीं था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम वापस जा सकती हो, जाओ।
लकी ने कहा। वो देख पा रहा था कि यास्मिन काफी गंभीर नजर आ रही थी और उसे देखकर लकी का कोमल दिल और कोमल हो गया था। नहीं लकी सर, आप मेरे साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हो, आपको मुझे इतने कम में नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर आप मुझे सजा दोगे तब मुझे लगेगा कि आपने मुझे दिल से माफ किया है, वरना मैं मन ही मन बेचैन होती रहूंगी सर। अगर आप चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। यास्मिन ने कहा। वो काफी खुश नजर आ रही थी कि लकी का दिल धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। वैसे भी यास्मिन इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ने वाली थी, उसने अपना टारगेट नहीं बदला था और वो लकी को इतनी आसानी से जाने देने वाली भी नहीं थी। अरे मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं उसकी। वैसे तुमने मुझे ये बात बताई दी है कि असल में क्या हुआ था और जो कुछ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही मैं तुमसे वादा करता हूं कि अभिजीत से पीछा छुड़वाने में मैं भी तुम्हारी मदद करता रहूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। लकी ने कहा। थैंक यू लकी सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। यास्मिन ने दिल ही दिल लकी का धन्यवाद दिया और पूछा, लकी सर एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। यास्मिन ने कहा। हाँ क्या हुआ बताओ। जैसे उसने यास्मिन की बात सुनी तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने अपने लिए कोई गड्ढा खोद लिया था। सर बात ऐसी है कि जब मैं आखिरी बार आपसे मिली थी ना और हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे यही लग रहा है कि अभिजीत कम से कम अब तो मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो तो और ज्यादा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया सर। वो ना सिर्फ दिन में 4 बार मुझे फोन करता है बल्कि वो मुझे ढूंढने के लिए हमारे घर तक आ जाता है और उसने मेरे मम्मी पापा को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। मुझे उससे डर लगने लगा लकी सर। तो अच्छा बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पहचान उसके सामने बता सकता हूँ, उसे धमका सकता हूँ कि उसे तुम्हारे खिलाफ कुछ करने के बारे में पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसके बाद तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं सर, आप अपनी आइडेंटिटी मत बताइए, आप बस अभी यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर आपने सबको बता दिया कि आप कौन हो तो उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यास्मिन ने तुरंत लकी को समझाते हुए कहा, अगर लकी अपनी पहचान बता देता तो यास्मिन का कॉलेज में कंपटीशन अचानक से बढ़ जाने वाला था और भूमिका सबसे पहले लकी को यास्मिन से छीनने के लिए आगे आने वाली थी। जब तक आप पास नहीं हो जाते ना सर, तब तक आप पहले की तरह ही मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कीजिए बस। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब बेकार है और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें ये महसूस नहीं होता। लकी ने सपाट शब्दों में कहा। नहीं सर, ये बिल्कुल बेकार नहीं है, अभिजीत इतना भी पागल नहीं है। जब तक वो देखता रहेगा कि आप और मैं इतने वक्त से एक दूसरे के साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो उस जैसे आदमी ने ना एक बार भी हिम्मत नहीं करनी हमारे पास आने के लिए और वो हिम्मत हार जाएगा सर। वो जरूर अपने पैर पीछे खींच लेगा, देखिएगा। यास्मिन ने कहा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने लगी। ठीक है, तो तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा मैं। लकी ने भारी दिल से उसके प्लान को मानने के लिए हाँ कर दी थी। यास्मिन भी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने लकी से पहले तो उसका बंगला देखने की रिक्वेस्ट की और लकी ने उसकी बात मान ली। उसने यास्मिन को अपना घर दिखा दिया जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई थी। जब यास्मिन उसका घर देखकर बाहर आई तो उसने देखा कि लकी की सफेद रंग की फरारी भी चमचमा रही थी। उसने एक बार के लिए फरारी को देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोली, लकी सर आपकी गाड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं इससे पहले कभी फरारी में बैठी नहीं हूं तो क्या आप मुझे। यास्मिन ने लकी की आंखों में अंदर तक देखना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी यास्मिन को अपने साथ घुमाने के लिए राजी हो जाता? वो यास्मिन के आगे इतना क्यों झुक रहा था? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए असम्बली ने सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यास्मिन लकी के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसने फिर से लकी को मनाने के लिए एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने जब बताया कि उसने लकी को जो ड्रग्स दिए थे उसके पीछे की वजह क्या थी तो लकी फिर से एक बार के लिए उसकी बात सुनकर पिघल गया था। उसने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि वो उसके साथ इस खेल में आगे भी बने रहने के लिए तैयार था। यास्मिन इतनी आसानी से लकी को छोड़ने वाली थोड़ी थी और वो इसलिए वो पहले से ही उसका घर देखने के लिए अंदर चली गई और उसके बाद उसने कहा कि वो लकी के साथ उसकी फरारी में घूमना चाह रही थी। सच में लकी सर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है और मैं सच में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि फरारी में बैठकर कैसा लगता है। यास्मिन ने देखा कि फरारी की आंखें चमक रही थी और यास्मिन खुद से फरारी का दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रही थी उतना ही पछता रही थी। वो दरवाजा अपने हाथ से खोल पाना उसके बस की बात नहीं थी। यास्मिन को ये भी डर लग रहा था कि वो कहीं लकी की गाड़ी को तोड़ न दे, इसलिए उसने लकी के सामने देखा और खिसियाकर मुस्कुराते हुए बोली, लकी सर इस गाड़ी का दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ और मैंने इसे अभी तक खोला नहीं है। लकी ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसके बाद उस पर उंगली लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। वाओ, इट्स अमेजिंग। यास्मिन का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो जाकर अंदर बैठ गई। अगर उसके मन में लकी का भी थोड़ा सा डर नहीं होता तो वो अपना शायद फोन निकालकर अभी तक 4-5 फोटो खींच चुकी होती। उसने लकी की तरफ हाथ हिलाया फिर बोली, लकी सर आप भी आइए ना। ठीक है। लकी को ऐसा लगा था जैसे ये गाड़ी उसकी नहीं थी बल्कि यास्मिन की थी। लकी सर आज मैंने मैनेजर से बोला कि मैं बीमार हूँ, सिक लीव पर हूं क्योंकि मुझे आपसे मिलने के लिए आना था ना। अब अगर मैनेजर को पता चला कि मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि ऐसे इधर-उधर घूम रही हूँ और ऑफिस के टाइम पर ये सब काम कर रही हूँ तो वो ना मुझे बहुत चलाएंगे। तो सर क्या आप मुझे अपनी फरारी से कनाट पे लेकर चल सकते हैं? होता क्या कि मैं अकेली हूँ और जॉब के चक्कर में मुझे वक्त भी नहीं मिल पाता कि जब मिलता है तो मेरे साथ कोई रहता नहीं जिसके साथ जा सकूं। ठीक है वहीं चलते हैं। लकी ने देखा कि यास्मिन की टोन और ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी और इसलिए लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मना करे भी तो कैसे करे। बैठ जाओ। लकी ने यास्मिन से कहा और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी जैसे किसी शेर की तरह चल रही थी। जिस तरह से कल रात को सारी गाड़ियां लकी की गाड़ी से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई थी, ठीक इसी तरह आज सुबह भी सारी गाड़ियां उससे काफी दूर चल रही थी। यास्मिन ने जब अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो उसे काफी खुशी हुई। ये वही एहसास था जिस एहसास के लिए वो मरी जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो दिल्ली की सबसे अमीर औरत हो गई थी और किसी रानी की तरह दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी। सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी गाड़ियां लकी के लिए चल रही थी। इधर यास्मिन को आगे की सीट पर बैठकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने अपनी घुंघियां खिड़की के ऊपर टिका दी और वो बाहर दिल्ली की चौड़ी सड़कों को देखने लगी। लगभग 30 मिनट बाद ही लकी यास्मिन को लेकर कनॉट प्लेस आ गया था। वैसे तो आजकल वहां आसपास किसी भी गाड़ी को खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन जब वहां ड्यूटी देने वाले पुलिस कांस्टेबल ने देखा कि लकी इतनी शानदार फरारी चला रहा था तो उसने खुद अपनी तरफ से अपने आदमियों को बोलकर बैरिकेड हटवा दी और लकी की गाड़ी को अंदर आने को कहा। उसकी गाड़ी थी भी तो फरारी और उसे कोई मना नहीं कर सकता था। अगर वो चौराहे पर जाकर खड़ी भी हो जाती ना तो वो लोगों के लिए जगह नहीं घेरती बल्कि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। सारे लोग दुकानों को छोड़ छोड़कर लकी की फरारी को देखने के लिए दौड़े चले आते। जैसे ही लकी ने गाड़ी अंदर डाली तो उसकी गाड़ी को बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हो गए। लकी ने गाड़ी की तरफ लगाई और फिर यास्मिन के साथ उतरकर बाहर आ गया। लकी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उसे देखने के बाद तो सब लोगों का दिमाग ही खराब हो गया। वो लकी के कपड़ों को और उसकी फरारी को आपस में जोड़कर देख ही नहीं पा रहे थे। यार फरारी चलाने वाला आदमी ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे तो लगता है कि गाड़ी लड़की की है और ये लड़का है ड्राइवर। भाई जो भी हो लेकिन गाड़ी है तो फरारी ना। लोग आपस में बात कर रहे थे। इधर लकी और यास्मिन भी अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया लोगों ने खुद ब खुद उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। लकी यास्मिन को अपने साथ लेकर मॉल में आ गया था। यास्मिन ने वहां से अपने लिए 4 से 5 जोड़ी ड्रेस ले ली और उस सबका पैसा लकी नहीं चुकाया। जब उन्होंने शॉपिंग खत्म की तब तक 11 बज चुके थे। यास्मिन लकी को अपने साथ खींचकर कुछ खाने के लिए ले गई। लकी सर मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ, यहाँ का खाना ना बहुत अच्छा मिलता है। यास्मिन ने लकी को एक होटल के अंदर ले जाते हुए कहा। यास्मिन जैसे यास्मिन लकी के साथ उस होटल के अंदर जाने वाली थी तो पीछे से एक लड़की की कर्कश सी आवाज आई। जैसे यास्मिन ने वो आवाज सुनी और उस दिशा में देखा तो उस दिशा में जो आवाज आ रही थी उसकी हालत खराब हो गई थी। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। उसने देखा कि उसके पिता भूमिका और अभिजीत सब लोग उसकी माँ के आसपास बैठे हुए थे।
चुपचाप खड़ा हो। यास्मीन की मां ने जोर से टेबल बजाई और फिर यास्मीन के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। यास्मीन की चीख सुनकर इतना ज्यादा डर गई थी कि उसका दिल उसके शरीर के अंदर किसी बास्केटबॉल की तरह उछलने लगा। लकी सर वो मैं। यास्मीन ने धीरे से लकी की तरफ घूमते हुए कहा। वो लकी को धीमी आवाज में ये समझाना चाहती थी कि जो सामने लोग बैठे थे वो उसकी मम्मी और पापा थे। वो ये भी कहना चाह रही थी कि अगर वो निकलना चाहे तो निकल सकते थे, लेकिन लकी ने मुस्कुराते हुए यास्मीन को देखा और यास्मीन के साथ यास्मीन की मां की टेबल की तरफ जाने लगा। अगर वो यास्मीन को इस तरह से बीच में छोड़कर चला था तो यास्मीन के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती। अब क्योंकि उसने यास्मीन से पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उसकी अभिजीत से पीछा छुड़वाने में मदद करेगा, तो आज उसे लग रहा था कि ये अच्छा मौका था। तब वो यास्मीन का पीछा हमेशा के लिए छुड़वा सकता था। यास्मीन तो ये नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो लकी के साथ उसकी मां की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी थी। यहाँ जरा, तुम आज काम पर क्यों नहीं गई और तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, ये बताओ पहले। यास्मीन की मां ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास उठाते हुए पूछा। वो मम्मी, मैंने बीमार होने की वजह से ना सिक लीव ले ली थी। यास्मीन ने धीरे से अपनी मां के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। यास्मीन को मालूम था कि उसके माता पिता बचपन से ही यास्मीन के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट थे और वो किसी भी हाल में उसकी जीवन के साथ किसी तरह का खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते थे। आज भी यास्मीन को अपनी मम्मी पापा से वैसा ही डर लग रहा था जैसा डर उसे पहले क्लास में लगा करता था। क्या ये क्या बेवकूफी है? जब यास्मीन की मां ने उससे इस तरह का जवाब सुना तो उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने यास्मीन की तरफ देखा और फिर झेपते हुए उसे बोली, तुमने नहीं कहा था कि साल तुम्हारा बैंक कुछ बदलाव करने वाला है और तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है, और तुमने ये भी कहा था ना कि साल जिसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलने वाला है उसे 1 लाख रुपए इनाम में मिलने वाले थे। अब जब तुम्हें मालूम है कि तुम आराम से इन इनाम को जीत नहीं सकती तो तुम खुद अपना गुरुगोबर क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए बनी रह जाएगी? अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी ना तो बैंक तुम्हें कल के कल ही निकाल देगा, समझी? हाँ तुम्हारी मां सही कह रही है। तुम 30 साल की हो चुकी हो यास्मीन, फिर भी हमें तुम्हारा ऐसा ध्यान रखना पड़ता है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। यास्मीन के पिता ने अपनी बार से लगातार लगाते हुए कहा। उसने एक बार के लिए यास्मीन की आंखों में झांक कर देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोला, तुमने ना सिर्फ अपने बैंक से झूठ बोला है बल्कि तुम अपने परिवार वालों से भी झूठ बोलकर इस तरह फर्नीचर के साथ घूम रही हो, इसे डेट कर रही हो। मुझे बताओ कितना झूठ बोलकर तुम्हें इस आदमी के साथ रहकर क्या मिलने वाला है? जब यास्मीन के माता पिता उसे बुरी तरह से लताड़े जा रहे थे तब यास्मीन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने उस दौरान भी एक बार के लिए चुपके से लकी की तरफ देख लिया था। वो देखना चाह रही थी कि कहीं उसकी बात सुनकर लकी गुस्सा में ना आ जाए। देखो इस आदमी को एक बार के लिए कैसा दिख रहा है। उसके पिता ने अपना हाथ उठाया और वो यास्मीन को थप्पड़ लगाने ही वाला था, लेकिन इतने में भूमिका और अभिजीत ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने तुम जैसी लड़की को जन्म कैसे दे दिया। आंटी अंकल, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना नाराज नहीं होना चाहिए। अभी वैसे भी यास्मीन को इसके बैंक वालों ने झूठ बोलते हुए थोड़ी पकड़ा है, इसलिए इसके प्रमोशन में और इसके बोनस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप निश्चिंत रहें। इस दौरान अभिजीत चीजों को ठीक करने के लिए उन लोगों के बीच में आ गया था। इस बार तो ये बच गई, लेकिन अगर ये लड़की इसी लड़के के साथ बनी रही ना तो आज नहीं तो कल इसी की वजह से एक अच्छा सबक सीखने को मिल जाएगा इसे। मुझे तो लगता है कि हमारे साथ साथ इसके बैंक वाले को भी इसे रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। यास्मीन के पिता ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी के पास उनकी बातों के जवाब में कहने को कुछ नहीं था। उसने तो इन सब में कुछ किया भी नहीं था। यास्मीन के पिता अपने आप में संकी थे। यास्मीन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और वो दिल अपने आप से कह रही थी कि आज उसका दिन खराब था और वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी। यास्मीन, तुम इसमें अंकल आंटी को भला बुरा नहीं कह सकती हो। वो जो कह रहे हैं ना और जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। ठीक इसी वक्त भूमिका अपने हाथ में पेपर के 2 टुकड़े लेकर आई और उन्हें लेकर वो यास्मीन की तरफ बढ़ने लगी। अभिजीत भी उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो उसे कंसोल करने के लिए यास्मीन के कंधे पर अपना हाथ रखना चाह रहा था। दूर हटाओ। जैसे ही अभिजीत ने यास्मीन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो यास्मीन ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और उसके ऊपर चिल्ला पड़ी। उसने अभिजीत को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और यास्मीन ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खाओ? मैंने तुम्हें आखिरी बार ये बात साफ कर दी थी ना कि तुम्हारी और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की? यास्मीन, होश में हो ना तुम? इतने में यास्मीन की मां अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने यास्मीन के कंधे पर एक जोरदार धौल लगाते हुए कहा, तुम ऐसा कहने के बारे में सोच कैसे सकती हो यास्मीन? अभिजीत हमारे साथ खाना क्यों खा सकता है और तुम अभिजीत के साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहती हो? अगर तुम अभिजीत के साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? इसके साथ। यास्मीन की मां ने लकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके मम्मी पापा को पहले से ही अभिजीत के पैसों और पावर का अंदाजा था, इसलिए वो चाहते थे कि यास्मीन उसके साथ ही रहे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में आज यास्मीन और अभिजीत एक साथ आ जाते या लकी बीच में उसे बचाने के लिए आ जाते? कहीं ये सब प्लान लकी का ही तो नहीं था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवाल